इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। द इमॉर्टल वॉरियर को केस नॉवल स्टोरी द्वारा सुनाया जा रहा है। नॉवल अध्याय 791 केवल अपने लिए जीना तांग शियू को पूरा भरोसा था, क्योंकि उनके विचार में एक जीवित पिशाच निश्चित रूप से गुइजियांचो को एक आधे ओट के कटे हुए हाथ से कहीं अधिक आकर्षक लगेगा। यकीन से गुइजियांचो की सांसें तेज होने के बाद उसने लगभग बिना सोचे समझे जवाब दिया, मुझे स्थान बताइए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तांग शियू, अगर आपकी बात सच है तो मैं आपके शोध में शामिल हो जाऊंगा। तांग शियू मुस्कुराई, मैजिक सिटी में हेवनली माउंटेन विला, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोन कॉल खत्म होते ही सिंह चेना के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी आशंका झलक रही थी और उसने उदास चेहरे से कहा, श्रीमान तांग, आप किसी और को क्यों बुला रहे हैं? क्या वह बूढ़े मोह की तरह होगा जो हर दिन मेरा खून बहाना चाहेगा? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ये कहना मुश्किल है। ये सुनकर संग चेना ने तुरंत अपनी आवाज कई सब तक ऊंची कर ली और जोर से बोली, मैं इनकार करती हूँ। मैं इतिहास में खून निकाले जाने से मरने वाली पहली पिशाच नहीं बनना चाहती। पिशाच दूसरे लोगों का खून पीते हैं। अगर वह खून निकालने के कारण मरने वाली इतिहास की पहली पिशाच बन जाती तो शायद इससे पूरी पिशाच जाति को गहरा सदमा लगता और हो सकता है कि उसका नाम पिशाचों की शर्मनाक किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। बेशक ये नाम बहुत सुखद नहीं होता। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, चिंता मत करो। वैसे मुझे लगता है काफी देर हो गई है, अब वापस जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? और जो गोली मैंने दी है उसे खाकर देख लो कि उसका क्या असर होता है। संत जेना चौंक गई, फिर तुरंत सिर हिलाकर बोली, जी हाँ, मैं पहले आराम करने जाती हूँ, आप सब अपना काम जारी रखें। उसके साथ उसके कदमों की आहट सुनाई दी और वह पल भर में कमरे से गायब हो गई। मो ही पास आकर चिंतित चेहरे से पूछने लगी, तांग शियू, तुमने सिंह चेना को जो गोली दी थी क्या वो असरदार है? अगर वो संतुष्ट न हुई और इलाज बंद कर दे तो बहुत परेशानी होगी और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तांग शियू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। तभी मोई ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे उस चीनी डॉक्टर के बारे में पहले से बता सकते हैं जिसे आपने आमंत्रित किया है? क्या वह प्रयोग में मेरे साथ सहयोग कर सकता है? दिव्य चिकित्सक गुइजियांचो, तांग शियू ने धीरे से कुछ शब्द कहे। मो ही दंग रह गया, उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में सदमे के भाव झलक रहे थे और वह कांपते हुए बोला, तुमने सचमुच दिव्य चिकित्सक गुइजियांचो को आमंत्रित कर लिया? हे भगवान, चीनी चिकित्सा के उस दिव्य चिकित्सक जो एक ऐसे अजगर की तरह हैं जो कभी अपना सिर या पूंछ नहीं दिखाता। मैं लंबे समय से उनका नाम लेता आया हूँ, उनका नाम मेरे कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजता है। तांग शियू ने कहा, शांत रहो, एक दिव्य चिकित्सक भी इंसान ही होता है। मुझे आशा है कि उनके आने से तुम्हें कुछ मदद मिलेगी और मुझे ये भी आशा है कि तुम मेरी जरूरतों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटा पाओगे। मोई ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, जब तक चीनी जड़ी बूटी की दवा मेरी जरूरत की चीज की जगह ले सकती है, मैं निश्चित रूप से कम समय में आपकी इच्छानुसार शोध करने में सक्षम हो जाऊंगी। अच्छा। तांग शियू ने सिर हिलाया। समय बहुत तेजी से बीत गया और 7 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। हेवनली माउंटेन विला के भीतर स्थित एक विला में एक विशाल शयनकक्ष में बिस्तर पर लेटी हान कीवू की पलकें कुछ देर झपकीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही उसकी दृष्टि वापस आई, उसकी आंखों के कोनों से साफ आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। उसकी आंखों में चमकते आंसू दर्द और पछतावे की मिलीजुली भावनाओं को छिपा नहीं सके और धुंधले ढंग से वह अविस्मरणीय प्रेम भी उसके भीतर गहराई में समाया हुआ था। आत्मा लौटाने वाली घास। हान कीवू धीरे से उठी, उनकी नजर आंसुओं के धुंधले पर्दे से गुजरी और उनके मन में एक औषधीय जड़ी बूटी का नाम उभर आया। अगर यह अतीत की बात होती तो शायद वह दृढ़ता से मानती कि आत्मा वापसी घास का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अब उन्हें आत्मा वापसी घास से नफरत होने लगी थी और अगर संभव होता तो वह इसे फिर कभी नहीं लेना चाहती। पिछले जन्म के ऋण इस जन्म में चुकाए गए। उसका दिल पहले से ही बहुत दर्द में था, इतना दर्द कि उसे डर था कि कर्ज चुकाए जाने तक वह शायद इसे सहन न कर पाए। हान कीवू ने कपड़े पहने और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। बाहर की तेज धूप को देखकर उसने मन ही मन एक हल्की सी आह भरी और पालथी मारकर जंगल की ओर चल पड़ी। उसके आंतरिक घाव अभी भी मौजूद थे, लेकिन उसके वर्तमान स्वरूप के लिए वे कोई बड़ी समस्या नहीं थे। अपने पिछले जीवन की यादें वापस आने के साथ मानसिक अवस्थाओं के बारे में उसकी समझ पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। जब तक वह चाहती, उसके घाव कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो सकते थे। तथापि उसने अपने घावों को ठीक करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अब वह तांग शियू को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तांग शियू को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसलिए वह अब भी हान कीवू थी, अब भी तांग शियू की कक्षा शिक्षिका हान कीवू। तुम जाग गए हो। कुछ समय बाद ओयांग लुलू जंगल के रास्ते पर प्रकट हुई। हान कीवू को एक बड़े नीले पत्थर पर पालथी मारकर बैठे देखकर ओयांग लुलू ने आश्चर्य का भाव दिखाया और तेजी से उसकी ओर चल पड़ी। हान कीवू ने अपनी आंखें खोली, मानो वह ओयांग लुलू को फिर से पहचान रही हो। उसने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशानी दी है। ओयांग लुलू हमेशा से निडर थी और कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता था, लेकिन हान कीवू की हालिया जांच के दौरान उसे अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन और पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि जागृत हान कीवू एक अलग ही इंसान बन गई है, खासकर उसकी आंखें मानो वे उसके आर पार देख सकती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? ओयांग लुलू ने मुड़कर भागने की इच्छा को दबाया और खुद को मजबूत करते हुए पूछा। हान कीवू चौंक गई और फिर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जब उसने अपने बाएं हाथ से माथे से लंबे बालों को पीछे किया तो उसकी वो आंखें जो मानो सब कुछ भेद देती थीं, धीरे धीरे शांत हो गईं और उसके चारों ओर की विशेष आभा भी बदल गई। ऐसा लगा जैसे वह अपने पुराने रूप में लौट आई हो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे चोटें लगी हैं और थोड़ी तकलीफ हो रही है। लुलू, जब मैं ऊर्जा विचलन में चली गई थी तो क्या तुमने मुझे बचाया था? ओयांग लुलू को लगा जैसे उसके दिल से बोझ हट गया हो। उसने देखा कि हान कीवू की सर्वव्यापी आंखें गायब हो गई थीं और उसे तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्या उसका पहले का एहसास सिर्फ एक भ्रम था। हान कीवू को संदेह भरी नजरों से देखते हुए ओयांग लुलू ने कहा, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। तांग शियू हजारों मील दूर से जिनमिन द्वीप से वापस आया था और मुझे नहीं पता कि उसने आपको बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। वैसे आप 7-8 दिनों से बेहोश हैं, क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं किसी को आपके लिए खाना बनाने और लाने के लिए कहूँ? हान कीवू ने अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ और सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं आपको परेशान करूंगी, मुझे सचमुच भूख लग रही है। ओयांग लुलू ने चिढ़कर उसकी तरफ आंखें घुमाई और बोली, अगर तुम्हें भूख न लगे तो यह अजीब बात होगी। 7-8 दिन बिना खाए पिए कौन रह सकता है? ठीक है, तुम अभी भी घायल हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं निर्देश देती हूँ और खाना थोड़ी देर में पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद, हान कीवू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। कुछ मिनट बाद तांग शियू को ओयांग लुलू का फोन आया और वह जल्दी से जंगल की ओर चल पड़ा। जब उसने हान कीवू को एक बड़े नीले पत्थर पर पालथी मारकर बैठे देखा तो वह तुरंत गुस्से से भौहें चढ़ा बैठा। वह उसके पास गया, उसकी पैनी निगाहें कुछ क्षणों तक उसके चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने कहा, तुम जाग गई हो?
हान कीवू ने हंसते हुए कहा, हम धन्यवाद, मैंने सब कुछ लुलू से सुना। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हारी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे आंतरिक राक्षसों के बढ़ने का असल कारण क्या था, जिससे तुम्हारी ऊर्जा में विचलन हुआ? साथ ही कोमा से जागने के बाद क्या तुम्हें कुछ और याद आया? हान कीवू ने उलझन में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? जैसे वो धुंधली सी तस्वीरें जो पहले तुम्हारे दिमाग में उभरती थीं। हान कीवू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बस इतना महसूस हो रहा है कि मुझे अंदरूनी चोट लगी है और चोटें काफी गंभीर हैं। थोड़े समय में पूरी तरह ठीक होना नामुमकिन है। तांग शियू, क्या मैंने साधना में कोई गलती की? साधना करते समय मेरी वास्तविक शक्ति अनियंत्रित क्यों हो गई और मैंने साधना तकनीक के मार्ग से बाहर नाड़ी क्यों खोल दी? तांग शियू ने उसे गौर से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। ठीक है, चूंकि तुम जाग गई हो तो मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। तुम जो चाहो कर सकती हो, मुझे थोड़ी देर में कुछ और काम निपटाने हैं। हान कीवू चुपचाप तांग शियू की दूर जाती हुई आकृति को देखती रही। उसका गहरा प्रेम चमकीली धूप से भी अधिक प्रबल था। उसने सोचा था कि वह किसी भी जन्म में तांग शियू से दोबारा कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसका पुनर्जन्म हुआ और तांग शियू अभी भी जीवित थी। चिंता मत करो, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊंगा। हान कीवू के होंठ कुछ बार हिले और उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया जिसे केवल वही सुन सकती थी। तांग शियू को कुछ काम था और वह कुछ मिनट पहले ही हेवनली क्लब से निकलने वाला था, लेकिन ओयांग लुलू की फोन कॉल ने उसे वापस बुला लिया। हालांकि उसे मनचाहा जवाब नहीं मिला, फिर भी उसने उस चिंता को किनारे रखकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। मलक्का जलदमरु मध्य में स्थित त्रिसितारा खंडहरों की खोज की तिथि नजदीक आती जा रही थी और राज्य द्वारा भेजे गए शक्ति उपयोगकर्ता एक एक करके मैजिक सिटी पहुंच चुके थे। तांग शियू को पता चला कि इस त्रिसितारा खंडहरों की खोज में हुआशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 5 लोग शामिल थे। टीम लीडर के अलावा बाकी 3 लोग पहले ही पहुंच चुके थे। लिंजियाओ पुरानी गली, मैजिक सिटी के जिंगनिंग जिले में एक अपेक्षाकृत दूरस्थ आवासीय क्षेत्र में स्थित एक पुरानी गली जो अपनी उच्च प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी। ये गली एक शराबखाने और पुराने जमाने की शराब के एक बर्तन के कारण प्रसिद्ध थी। कहावत है ना, अच्छी शराब को झाड़ी की जरूरत नहीं होती। फैंग का शराबखाना दशकों से अस्तित्व में था। हालांकि मालिक एक बार बदल चुका था और समय के बदलाव और जीवन स्तर में सुधार के बावजूद यह अभी भी मौजूद था और कई लोगों द्वारा इसे एक अच्छी शराब की दुकान माना जाता था। स्वागत। दुकान के प्रवेश द्वार पर एक मिलनसार युवक ने उनका स्वागत किया। तांग शियू ने सिर हिलाया। फैंग के सराय में प्रवेश करते ही उसकी दैवीय चेतना तुरंत जागृत हो गई और पलक झपकते ही उसने अंदर एक कोने की खिड़की में उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसकी उसे तलाश थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी बड़ी दाढ़ी और बिखरे बाल थे, मुर्गी के दरबे से कुछ बेहतर नहीं दिख रहा था, जो बढ़िया शराब का आनंद ले रहा था और मिश्रित मांस और सब्जियों की ठंडी थाली खा रहा था। कैंडल ड्रैगन। तांग शियू ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के असाधारण स्वभाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया और आगे बढ़कर उससे पूछा। कैंडल ड्रैगन ने ऊपर देखा, तांग शियू पर सरसरी नजर डाली और फिर उदासीनता से कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो पहले थोड़ी शराब पी लो, बाकी लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। चूंकि इस बार मैं हमारी छोटी टीम का कप्तान हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अब से मेरे निर्देशों का सख्ती से पालन करोगे। कोई बात नहीं। हालांकि तांग शियू को यह नहीं पता था कि उच्च अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की थी, लेकिन कैंडल ड्रैगन के नेतृत्व में टीम के होने से उसे कुछ शांति और सुकून मिलने की खुशी थी। इसके अलावा उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अगर 3 स्टार रूइंस के अंदर ज्यादा खतरा नहीं हुआ तो वह टीम छोड़कर अकेले ही खजाने की खोज में निकल जाएगा और गहन अन्वेषण करेगा। अध्याय 792 व्यापक भलाई के लिए व्यक्ति का बलिदान। जुलों को तांग शियू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि तांग शियू ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस अत्यंत गोपनीय 3 सितारा अवशेष अन्वेषण मिशन में भाग लेने की अनुमति क्यों प्राप्त की थी। शराब पीते हुए वह चुपचाप तांग शियू को देखता रहा और उसे निराशा हुई क्योंकि उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। तांग शियू, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तांग शियू ने कहा, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें बेझिझक पूछ सकते हैं, जब तक उत्तर देना सुविधाजनक होगा। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। जुलोंग ने कहा, चूंकि हम एक टीम बना रहे हैं, इसलिए कप्तान के रूप में मुझे प्रत्येक टीम सदस्य की विशेष शक्ति को समझना होगा ताकि अवशेष की खोज करते समय समग्र स्थिति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। आपको मुझे बताना होगा आपके पास किस प्रकार की विशेष शक्ति है। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरी ताकत थोड़ी ज्यादा है और मेरी गति भी थोड़ी तेज है। संक्षेप में, ये काफी विविध है। दरअसल मुझे आपको एक बात स्पष्ट करनी है। 3 सितारा अवशेष में प्रवेश करने से पहले मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद मैं टीम छोड़ दूंगा और आपके लिए बोझ नहीं बनूंगा। बकवास। जुलोंग ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और चिल्लाते हुए कहा, 3 सितारा अवशेष में छिपे खतरे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। चूंकि तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो तो अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो। या तो ईमानदारी से टीम का साथ दो या अभी हार मान लो। तांग शियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, कुछ देर सोचा, अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और साथ ही स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने कहा, सीनियर दुआनमू। तांग शियू, क्या तुम जुलोंग से मिले हो? फोन से दुआनमू लिन की हंसमुख आवाज आई। तांग शियू ने कहा, मैं उनसे मिल चुका हूँ। कुछ बातें हैं जिन्हें आपको उनसे स्पष्ट करना होगा। यह क्या है? दुआनमू लिन ने पूछा। तांग शियू ने कहा, 3 सितारा अवशेष में प्रवेश करने के बाद मुझे टीम छोड़कर अकेले ही अवशेष की खोज करनी होगी। वह असहमत है, इसलिए आप उससे बात करें। जुलोंग की आंखों में व्यंग्य का भाव झलक रहा था। वह अपने वरिष्ठ के स्वभाव को किसी और से बेहतर जानता था। दुआनमू लिन का ऐसी बेतुकी विनती मान लेना अजीब बात होगी। शायद दुआनमू लिन तुरंत ही तांग शियू की टीम के साथ पवित्र अवशेष में प्रवेश करने की योग्यता रद्द कर दे। जुलोंग को फोन लेने दो। दुआनमू लिन की आवाज आई। तांग शियू ने फोन को मेज पर रखा, उसे आगे धकेला और कहा, वरिष्ठ दुआनमू आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। जुलोंग ने ताना मारते हुए कहा, बॉस दुआनमू, अगर आप तांग शियू की योग्यता रद्द करने जा रहे हैं तो शियाओ बिंग को शामिल कर लीजिए। वह इस प्राचीन अवशेष खोज अभियान के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही है। दुआनमू लिन की आवाज आई। किसने कहा कि मैं तांग शियू की योग्यता रद्द कर रही हूँ? जुलोंग, चूंकि वह अवशेष में प्रवेश करने के बाद टीम छोड़ना चाहता है तो बस मान जाओ। क्या? जुलोंग की आवाज अचानक कई सब तक ऊपर उठ गई और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव दिखाई दिया। उसे लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। उसका वरिष्ठ अधिकारी ऐसा जवाब कैसे दे सकता है? क्या वह पागल है? दुआनमू लिन ने गंभीरता से कहा, क्या आपने ठीक से नहीं सुना? क्या मुझे इसे आपको दोबारा बताना पड़ेगा? जुलोंग ने गहरी सांस ली। तांग शियू को गौर से देखा और फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि यह तुम्हारा फैसला है इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार जब वह टीम छोड़ देता है और अगर उसे 3 सितारा अवशेष में कोई खतरा होता है तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। हम दुआनमू लिन ने जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। जुलोंग ने गहरी सांस ली। फोन तांग शियू को वापस देते हुए गंभीर स्वर में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने आपकी इस बेतुकी विनती को क्यों मान लिया, लेकिन मैं ये बात साफ साफ कह देता हूँ, अगर आपको उस पवित्र अवशेष में कोई खतरा होता है तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप जिंदा बच पाएंगे या नहीं ये पूरी तरह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ। तांग शियू ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और उदासीनता से कहा,
झुलोंग ने तांग शियू के उदासीन चेहरे को देखा और उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। उसकी राय में तांग शियू अहंकारी और लापरवाह था। वह इस बात से बहुत नाराज था कि तांग शियू ने उसकी जगह ले ली थी। मूल 5 सदस्यीय दल में अवशेष में प्रवेश करने के बाद केवल 4 लोग ही बचेंगे। यदि अवशेष में उनका सामना अन्य देशों के खोजकर्ताओं से होता है या उनके साथ कोई विवाद होता है तो लड़ाई में उनके पास एक व्यक्ति कम होगा। उपद्रवी जुलोंग ने अपने मन की भावनाओं को दबाया और अंततः तांग शियू को यह मूल्यांकन दिया। तांग शियू खड़ी हो गई और उदासीनता से पूछा, 3 सितारा अवशेष के पास जाने का निश्चित समय क्या है? 3 दिन बाद जुलोंग ने तांग शियू की ओर दोबारा देखना भी नहीं चाहा और वह अपने विचारों में डूबा हुआ बस अपनी शराब पीता रहा। चूंकि 3 दिन बाद मुलाकात होगी तो हम तब मिलेंगे। आपके पास मेरी संपर्क जानकारी है, बस निकलने से पहले मुझे मिलने की जगह भेज दीजिएगा। इतना कहकर तांग शियू मुड़ा और बाहर चला गया। उसने जुलोंग की घृणा और गुस्से को साफ तौर पर देख लिया था, इसलिए वह वहां रुककर अनदेखा होना नहीं चाहता था। हरामी, जुलोंग ने तांग शियू को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा और गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुआनुलिन क्या सोच रहा था। उसने इस उपद्रवी को अपनी टीम में क्यों शामिल कर लिया था। आधे घंटे बाद लाल बालों वाला एक युवक अजीबोगरीब कपड़े पहने एक पिंजरालिए दुकान में दाखिल हुआ। जब उसने कमरे में नजर घुमाई और खिड़की पर जुलोंग को उदास चेहरे के साथ शराब पीते देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह उसके सामने बैठ गया, सीटी बजाई और मुस्कुराते हुए बोला, बॉस। जुलोंग, आमतौर पर आप जैसे बड़े आदमी सबसे आखिर में आते हैं, है ना? आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? जुलोंग ने अपनी पलकें उठाई और गुस्से से कहा, देखो, एक अभिमानी मूर्ख है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। लाल बालों वाले युवक का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, जहां तक मुझे पता है इस 3 सितारा अवशेष अन्वेषण मिशन में तुम्हारे, मेरे, शुई यंग और डियान नियान के अलावा एक और व्यक्ति को शामिल किया गया है। क्या वह घमंडी बदमाश जो अपनी औकात नहीं जानता, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, दूसरा टीम सदस्य है? जुलोंग ने सिर हिलाकर कहा, यह वही है। लाल बालों वाला युवक उत्सुक हो गया और बोला, बॉस। जुलोंग, आपका स्वभाव तो हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन उस लड़के ने तो आपको इस तरह गुस्सा दिला दिया। मुझे उसमें काफी दिलचस्पी है, बताइए उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं? जुलोंग ने गुस्से से कहा, पता नहीं वो बच्चा किस दुनिया से आया है। उसकी क्षमताएं, वो बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर और थोड़ा सा ज्यादा तेज है। ये कैसी महाशक्ति है? लाल बालों वाले युवक ने निराशा जताते हुए सिर हिलाया और कहा, कितना उबाऊ है। हम में से कौन बलवान और फुर्तीला नहीं है? क्या बूढ़ा दुआनु सठिया गया है? वह ऐसे आदमी को क्यों भेजेगा? क्या उसे नहीं पता कि 3 सितारा अवशेष की खोज करना रस्सी पर चलने जैसा है? एक गलत कदम और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, कोई निशान नहीं बचेगा। जुलोंग ने उदास होकर कहा, बॉस। दुआनु ने अपनी बात रखी और इस बात पर सहमति जताई कि जब वह लड़का हमारे साथ 3 सितारा अवशेष में प्रवेश कर जाएगा तो वह हमारी टीम छोड़कर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। क्या? लाल बालों वाला युवक अचानक अविश्वास से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। जुलोंग ने अपना सिर हिलाया और अपने कटोरे में रखी शराब को गटक लिया। लाल बालों वाले युवक ने जुलोंग के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बुदबुदाया, क्या वह आदमी सचमुच ताकतवर है या बॉस दुआनु किसी दबाव में है? वह 3 सितारा अवशेष कैसी जगह है? मौत के जालों से भरी एक खतरनाक जगह। क्या वह आदमी इसे अपना घर समझता है? स्वर्गिक विला। संत जेना अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने एक गोली ले ली थी और तांग शियू द्वारा दी गई चीनी मिट्टी की बोतल में 2 गोलियां बची थीं। लेकिन सिर्फ एक गोली से ही उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति में बेहद तेजी से वृद्धि का स्पष्ट अनुभव हो रहा था और उनकी सामर्थ्य में काफी वृद्धि हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुधार की यह गति अभी समाप्त नहीं हुई थी। पफ, उसके शरीर पर लिपटे कपड़े अचानक खुले पंखों के कारण फट गए। गहरे काले पंख चमकदार और चिकने थे और उनसे धुंधली रक्त ऊर्जा की हल्की सी चमक निकल रही थी। समय बीतने के साथ साथ पंख बड़े होते गए और उन पर धीरे धीरे रक्त के रंग के 2 चिन्ह उभरने लगे। सफलता मिली। संत जेना की आंखें पल भर में खुल गईं और उनमें परमानंद की लहर दौड़ गई। तांग शियू से मिलने से पहले वह महज एक बैरन थी, लेकिन अब वह विस्काउंट नहीं बल्कि अर्ल बन चुकी थी। एक अर्ल उसके भाई को लगभग 1000 वर्षों तक परिवार का सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और वह अब जाकर अर्ल की उपाधि तक पहुंचा था। ये तब भी था जब परिवार ने उसे प्रतिभाशाली बनाने के लिए वंशानुक्रम की एक गुप्त प्रक्रिया शुरू की थी और वह स्वयं महज 2 गोलियों की बदौलत वह अर्ल की उपाधि तक पहुंच गई। अगर परिवार वालों को पता चलता तो शायद उनकी आंखें फटी रह जाती, है ना? रहस्यमय प्राचीन पूर्वी देश, रहस्यमय पूर्वी साधक। अगर मैं बड़ी मात्रा में अमृत प्राप्त कर परिवार के लिए वापस ला सकूं तो शायद जल्द ही मेरा परिवार रक्तकुल में सबसे शक्तिशाली परिवार बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। संत जेना ने अपने पंख फड़फड़ाए और उनके सुंदर चेहरे पर एक कल्पनाशील भाव आ गया। हाल ही में मोई ने उनका काफी खून निकाला था। हालांकि इससे उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इससे मिले फायदों के मुकाबले यह नगण्य था। मुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, भले ही श्रीतांत की मांगे कितनी भी अनुचित क्यों न हो, मैं उन्हें मान सकता हूँ। एक अर्ल, अगर मुझे और गोलियां मिलें और वो भी बेहतर असर वाली गोलियां, तो क्या मैं थोड़े ही समय में मार्क्विस का दर्जा हासिल नहीं कर लूंगा? कुछ मिनट बाद संत जेना मोई की प्रयोगशाला में हवा के झोंके की तरह प्रकट हुई। मोई और गुई जियांचो को अपना रक्त अध्ययन करते देख अपने पंख समेटने की भी अनिच्छा से वह तुरंत मोई के पास दौड़ी, अपना हाथ बढ़ाया और साहसपूर्वक बोली, प्रोफेसर मो, अगर आज निकाला गया रक्त पर्याप्त नहीं है तो आप और भी निकाल सकते हैं। और मैंने निश्चय कर लिया है कि भविष्य में आपको मुझसे जितना भी रक्त चाहिए होगा मैं पूरी क्षमता से सहयोग करूंगी। सेंट जेना के अचानक बदले हुए रवैये को देखकर मोई दंग रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। गुई जियांचो के चेहरे पर भी एक अजीब भाव आ गया। वह ऐसी स्थितियों से गुजर चुका था जहां संत जेना ने रक्त निकालते समय उसे और मोई को शाप दिया था। वह कैसे बदल गई? गुई जियांचो ने मोई की ओर मुड़कर देखा, फिर उनके बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, संत जेना, क्या कुछ अच्छा हुआ? आज आप मुझे और प्रोफेसर मो को श्राप क्यों नहीं दे रहे हैं? खांसी खांसी। संत जेना के विचार उजागर हो गए और उन्हें तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन तांग शियू की स्वीकृति पाने और अधिक गोलियां हासिल करने के लिए उन्होंने बेशर्मी से कहा, मुझे अचानक एहसास हुआ कि विज्ञान के लिए और एक व्यापक भलाई के लिए खुद को कुर्बान करना सार्थक है। अध्याय 793 सफलता का मार्ग। जब तांग शियू लंबे समय बाद स्टार ब्लू विला क्षेत्र में लौटा तो उसे कैंडल ड्रैगन का फोन आया, जिसमें उसे 3 दिनों में जिंगमिन द्वीप पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। तांग शियू को कैंडल ड्रैगन के लहजे में मौजूद रूखेपन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके विचार में कैंडल ड्रैगन को लगता था कि वह सक्षम है, इसलिए वह इतना गुस्सैल था। हाल ही में उनके पास साधना के लिए बहुत कम समय था। हालांकि वे प्रतिदिन कुछ घंटे साधना करते थे, फिर भी उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। उनके दांतियान में भूखे शिशुओं की तरह हजारों तारे थे, जिन्हें लगन से साधना करके शीघ्र ही सच्चे तारों में परिवर्तित करना आवश्यक था, जिनमें से प्रत्येक में अपार ऊर्जा समाहित हो। तथापि उसे बस एक ही बात से तसल्ली मिली कि उसकी स्पेस रिंग में अभी भी कई दानव पत्थर मौजूद थे। जैसे ही वह उन दानव पत्थरों में समाहित सारी जादुई शक्ति को सोख लेगा, पहला तारा पूरी तरह से बनकर एक सच्चा ऊर्जा तारा बन जाएगा। इसके अलावा हालांकि औषधियों का उस पर कोई खास असर नहीं होता था, फिर भी वे कुछ न होने से बेहतर थीं। जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, वह बड़ी संख्या में औषधियां बना सकता था।
शारीरिक शक्ति में वृद्धि 1 गतिरोध पर पहुंच गई है और अधिक सुधार के लिए मुझे उच्च श्रेणी के शरीर संवर्धन एजेंटों की आवश्यकता होगी। रक्त भक्षण गोलियां बहुत उपयुक्त होंगी, लेकिन उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत जटिल हैं, लगभग पृथ्वी पर उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों की सीमा तक पहुंचती हैं। औषधीय जड़ी बूटियां ठीक हैं। मैंने कोहरे के स्रोत द्वीप पर स्थित उस विशाल पर्वत से प्रचुर मात्रा में औषधीय संसाधन प्राप्त किए हैं और एक दो प्रकार के अयस्क हैं जो कच्चे माल के विकल्प के रूप में काम आ सकते हैं। लेकिन खूंखार जानवरों की हड्डियां, निम्न स्तर के खूंखार जानवरों की हड्डियों का अब कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जहां तक मध्यम स्तर के खूंखार जानवरों की हड्डियों की बात है, जब तक मेरे पास उनका सार निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा न हो, तब तक उनका उपयोग रक्त भक्षण की गोलियां बनाने में भी नहीं किया जा सकता। और वास्तव में पृथ्वी पर उच्च स्तर के खूंखार जानवर मौजूद हैं, जैसे कि दुष्ट ड्रैगन सागर के उस द्वीप पर रहने वाले भयानक खूंखार जानवर या कांगवेई शहर में किंग पर्वत के पास पहाड़ों में स्थित गड्ढे के अंदर रहने वाले जीवित अग्निकिलिन। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ उस स्तर के भयंकर जानवरों को मारने का प्रयास करना सरासर असंभव है। जी चिमी और गुयान एयर ऐसा कर सकती हैं, लेकिन अगर वे पूरी ताकत लगा देंगी तो इससे निश्चित रूप से इस दुनिया में स्वर्गीय मार्ग का दमन सक्रिय हो जाएगा और वे गंभीर रूप से घायल हो सकती हैं या यहाँ तक कि इस दुनिया से निष्कासित भी हो सकती हैं। इसलिए उन पर भरोसा करना भी उचित नहीं है। तांग शियू खिड़की के पास बैठा बाहर के नजारे को निहार रहा था, जो अब नई हरियाली से ढका हुआ था। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। अपने दांतियान जगत के सभी तारों को सचमुच ऊर्जा तारे बनाना रातों रात संभव नहीं था, लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन हो तो वह अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा सकता है और विविध स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण स्वर्गीय कला को उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। अगर मैं अमर लोक में होता तो भले ही मैं उस पर पैसा लुटाता, मैं शायद आसानी से अपनी साधना के लिए आवश्यक सभी संसाधन खरीद सकता था। थोड़ी सी निराशा के साथ तांग शियू ने एक दानव पत्थर निकाला और साधना शुरू कर दी। हाल ही में उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है, क्योंकि जिन प्राणियों से उसका सामना हुआ, चाहे वे डार्क क्लब के परग्रही जीव, उत्परिवर्तित जीव हों, पिरामिड के शक्ति उपयोगकर्ता हों या बर्बर हाथी संगठन के आनुवंशिक रूप से संशोधित मानव हों, उनमें से कई बेहद शक्तिशाली थे। अपनी वर्तमान मजबूत क्षमताओं के बावजूद भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां वह कमजोर पड़ जाता था। यदि बहुत सारे शक्तिशाली पात्र उसे घेरकर हमला करते तो उसकी तमाम तरकीबों के बावजूद भी वह उनके हाथों मारा जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह 3 सितारा खंडहरों में प्रवेश करने और वहां छिपे खजानों की खोज करने वाला था। जाहिर है, जितना अधिक खजाना मिलेगा उतना ही अधिक जोखिम भी होगा। अब वह तकनीक की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर शक्तिशाली तकनीकी ताकतें उस पर लक्षित की गईं तो वे उसे टुकड़े टुकड़े कर सकती थीं। शक्ति सर्वोपरि है। वह अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक था, क्योंकि केवल बलवान बनकर ही वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकता था। उदाहरण के लिए फॉग सोर्स द्वीप पर संकट का समाधान करके उसने अकेले ही भारी मात्रा में ज़ैड प्राप्त किया, साथ ही केंद्रीय पर्वत से सभी प्रकार के संसाधन भी प्राप्त किए, जो निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ था। अगली सुबह तड़के तांग शियू ने अपनी साधना पूरी की, स्नान किया और पहली मंजिल पर बने बैठक कक्ष में आया, जहां उसने देखा कि आया झांग शिनलान सफाई कर रही थी। रसोई से आती खाने की खुशबू ने तांग शियू को स्फूर्ति प्रदान की। श्रीमान तांग, क्या आप अभी नाश्ता करना चाहेंगे? झांग शिनलान ने पूछा। तांग शियू मुस्कुराई। चलो खाना खाते हैं। झांग शिनलान ने हाथ में पकड़ा कपड़ा नीचे रख दिया और रसोई की ओर जाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, श्रीमान तांग, कुछ दिन पहले आपका एक दोस्त आया था और उसने कहा कि उसे आपसे एक जरूरी बात करनी है। चूंकि आप यहाँ नहीं थे और मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई, इसलिए वह चला गया। तांग शियू ने पूछा, कौन सा दोस्त? झांग शिनलान ने कहा, उसने बताया कि उसका नाम लॉन्ग जेनेलिन था। वह काफी लंबा था और उसका सिर मुंडा हुआ था। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाई, सिर हिलाया और झांग शिनलान को रसोई की ओर जाते हुए देखा। उसने अपना फोन निकाला और लॉन्ग जेनेलिन का नंबर डायल किया। हेलो बॉस टैंग। फोन से लॉन्ग जेनेलिन की कमजोर आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? क्या तुमने कल रात ज्यादा खा लिया था? क्या अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो? लॉन्ग जेनेलिन ने जम्हाई लेते हुए बड़बड़ाया, मैं काफी समय से संयम बरत रहा हूँ। ठीक है, ये तुम हो? क्या तुम हर रात मौज मस्ती नहीं करते? हर दिन शराब और औरतों के साथ मजे नहीं करते? कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम था और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई जरूरी बात है? लॉन्ग जेनेलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पैसे उधार लेना, और क्या वजह हो सकती है? मैं तो पहले अपने पिताजी और भाई से पैसे उधार लेने गया था, पर किसने सोचा था कि हाल ही में उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वे 12 मिलियन भी नहीं दे सकते। उस फ्लावर रेड का क्या हुआ? धिक्कार है, मैंने सुना था कि वह बहुत कीमती है। अगर मैं उसे खरीदकर विदेश में बेच पाता तो यकीनन आसमान छू की कीमत मिलती। फूल लाल है? तांग शियू दंग रह गया। फिर जैसे उसे कुछ समझ आया हो, उसने तुरंत पूछा, आप किस फूल लाल की बात कर रहे हैं? क्या ये कोई बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है? लॉन्ग जेनेलिन आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या आप फ्लावर रेड के बारे में जानते हैं? पूछने के बाद उसे तांग शियू की पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक के रूप में पहचान याद आई और अचानक उसे एहसास हुआ, हाँ, यह वही चीज है। लगता है विदेशी बाजार में इसकी कीमत आसमान छू रही थी। अफसोस की बात है कि उस बेईमान व्यापारी के विदेशी संपर्क नहीं थे और लगता है फ्लावर रेड को पहचान नहीं मिली, इसलिए उसने इसे 12 मिलियन में चुपचाप बेच दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे और अंत में इसे किंगचेन पर्वत के उस बदमाश ने खरीद लिया। तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा, तुम कहाँ हो? चलो अभी मिलते हैं। लॉन्ग जेनेलिन को कुछ समझ आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें फ्लावर रेड भी चाहिए? तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा, बिल्कुल, वह चीज एक ऐसा खजाना है जिसकी मुझे इस समय सख्त जरूरत है। जल्दी से मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो और जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे। लॉन्ग जेनेलिन ने कहा, मैं जोंगजिंग शहर में मिंगयुआन रिजॉर्ट में हूँ। और हाँ, जब आप आएं तो अपने साथ कुछ पैसे जरूर लाना। हाल ही में कुछ बदमाशों ने मुझे बुरी तरह ठग लिया है, यहाँ तक कि मुझे अपनी पैंट गिरवी रखनी पड़ी। जब शेंग तांग ग्रुप साल के अंत में लाभांश बांटे तो सीधे उसमें से काट लेना। समझ गया। तांग शियू ने यह नहीं पूछा कि लॉन्ग जेनेलिन को किसने धोखा दिया था। उसे अब फ्लावर रेड के ठिकाने का पता लगाना था और भी बेहतर शरीर संयम औषधि रक्त भक्षण गोली बनाने के लिए फ्लावर रेड सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक सामग्रियों में से एक थी। इसमें अत्यंत प्रबल अनुकूलता और भयानक विभाज्यता थी और ये दोनों प्रभाव साधक की शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक खजाने थे। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नाश्ता नहीं करूंगा। तांग शियू ने झांग शिनलान का अभिवादन किया और फिर जल्दी से स्टार ब्लू विला क्षेत्र से निकल गया। इस बार उसने जिनशी और अन्य लोगों को अपने पीछे नहीं आने दिया, केवल मोआवू को लेकर तियानजिंग शहर की ओर चल पड़ा। दानवों की राजधानी तियानजिंग शहर के बहुत करीब थी, केवल 2 घंटे की ड्राइव की दूरी पर। सुबह 9:30 बजे तांग शियू और मोआवू तियानजिंग शहर के मिंगयुआन रिजॉर्ट पहुंचे। हालांकि तांग शियू को यह जानकर निराशा हुई कि मिंगयुआन रिजॉर्ट एक उच्च स्तरीय रिजॉर्ट था जो गैर सदस्य मेहमानों को स्वीकार नहीं करता था। इसलिए तांग शियू के पास लॉन्ग जेनेलिन को फोन करके उसे बाहर आने और अंदर आने देने का अनुरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस तांग आपका भी ऐसा दिन होगा। यह मिंगयुआन रिजॉर्ट मेरे एक दोस्त का है। बिना किसी के सिफारिश किए यहाँ सदस्यता कार्ड पाने के लिए आपको इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
चलिए चलते हैं, मैंने खाना पीना तैयार रखा है, बस आपके आने और साथ में खाने का इंतजार है। लॉन्ग जेनेलिन ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और बेहद खिलखिलाते हुए मुस्कुराया। तांग शियू के पास खाने पीने का समय नहीं था और उसने सीधे पूछा, आपने कहा था कि फ्लावर रेड को अंततः किंगचिंग पर्वत के उस व्यक्ति ने खरीदा था, वह कौन है? लॉन्ग जेनेलिन ने आंखें घुमाते हुए चिड़चिड़ाकर कहा, क्या तुम्हें जल्दबाजी में काम बिगड़ता है का मतलब नहीं पता? अगर मैं तुम्हें अभी बता भी दूं तो भी तुम्हें फ्लावर रेड कुछ समय तक नहीं मिलेगा, क्योंकि किंगचिंग पर्वत का वह व्यक्ति 2 दिन पहले ही तियानजिन शहर छोड़ चुका है। ये सुनकर तांग शियू के पास अपने दिल की लालसा को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वह लॉन्ग जेनेलिन के पीछे पीछे मिंगयुआन रिजॉर्ट में चला गया। यहाँ का वातावरण सुखद था, हालांकि अभी ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत ही थी, फिर भी फूल भरपूर खिले हुए थे और सुंदरता के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। रिजॉर्ट का लेआउट भी फेंग शुई के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिससे यह आत्म साधना, विश्राम और मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान बन गया था। बॉस तांग यहाँ के मालिक रेन क्यूई हैं, जो तियानजिन शहर के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनका परिवार तियानजिन शहर के शीर्ष 5 परिवारों में शुमार है। जब मैं पहली बार तियानजिन शहर आया था तो मेरा उनसे झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़े के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए, लॉन्ग जेनेलिन ने खुशी से कहा। तांग शियू ने कहा, मुझे उस रेन क्यूई में कोई दिलचस्पी नहीं है। लॉन्ग जेनेलिन ने आंखें घुमाई और तांग शियू को सीधे मिंगयुआन रिजॉर्ट के कैफे में ले गया। सुबह का समय होने के बावजूद कैफे खुल चुका था और कुछ मेहमान कॉफी पीते और बातें करते नजर आ रहे थे। आराम से एक सीट चुनकर दोनों बैठ गए और लॉन्ग जेनेलिन ने कहा, मुझे पता है तुम परेशान हो, इसलिए पहले मैं तुम्हें स्थिति बता देता हूँ। फ्लावर रेड खरीदने वाले का नाम वांग ताओ है और मैंने सुना है कि वह किंगचिंग पर्वत क्षेत्र का एक मशहूर रईस है। मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी वह दिखाई देता है उसके चारों ओर अंगरक्षक होते हैं, जो उसके प्रभावशाली होने का सबूत है। उसका किंगचिंग पर्वत के वांग परिवार से कोई करीबी रिश्ता जरूर होगा। किंगचिंग पर्वत, वांग परिवार, तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मैं किंगचिंग पर्वत से वांग रुई नाम के एक परिचित को जानता हूँ। लॉन्ग जेनेलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अध्याय 794 एक सख्त आदमी। तांग शियू को वांग रुई का संपर्क नंबर न मिलने का अफसोस था, अन्यथा उसे विश्वास था कि उससे संपर्क करके वह जल्दी ही परिणाम प्राप्त कर सकता था। हालांकि वांग रुई का संपर्क नंबर न होने का मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कई कॉल करने के बाद आखिरकार उसे वांग रुई का मोबाइल नंबर मिल गया। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह फिलहाल अनुपलब्ध है। फोन की आवाज ने तांग शियू को और भी बेबस कर दिया। फोन रखने के बाद उसने लॉन्ग जेनेलिन की ओर देखा और पूछा, क्या आजकल आपके पास कोई काम है? अगर नहीं तो क्या आप मुझे किंगचिंग पर्वत की यात्रा कराने में मदद कर सकते हैं? लॉन्ग जेनेलिन ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा, क्या वह लाल फूल वाकई आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? तांग शियू ने बिना किसी झिझक के कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे खरीद सकता हूं तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। लॉन्ग जेनेलिन ने गहरी सांस ली और कहा, बॉस तांग, क्योंकि हम अच्छे भाई हैं, आपको इसकी जरूरत है तो मैं मना नहीं करूंगा। मुझे कुछ पैसे दीजिए और मैं आज दोपहर के भोजन के बाद किंगचिंग पर्वत के लिए निकलूंगा। मैं उस लड़के वांग ताओ को ढूंढने और उससे लाल फूल खरीदने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तांग शियू ने एक बैंक कार्ड निकाला और लॉन्ग जेनेलिन को देते हुए कहा, इसमें कुछ पैसे हैं, आप अभी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेड फ्लावर खरीद लें तो बेहतर होगा, अगर नहीं तो कम से कम ये पता कर लें कि वह अभी भी उपलब्ध है या नहीं। मुझे कल कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए जिंगमिंग द्वीप जाना है और वहां से काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। लॉन्ग जेनेलिन ने बैंक कार्ड में मौजूद पैसों के बारे में नहीं पूछा, इसके बजाय उन्होंने सीधे रेन क्यूई को फोन किया और उन्हें अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने अपना फोन एक तरफ रख दिया और कहा, बॉस तांग, आजकल आप किस काम में व्यस्त हैं? मैं आपके स्कूल में भी पूछताछ करने गया था और नए साल के बाद से आप मोदू विश्वविद्यालय में ज्यादातर कक्षाओं में नहीं आए हैं। तांग शियू ने हाथ फैलाकर कहा, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मुझे किसने कहा कि मैं बहुत सक्षम हूँ और हर तरह की चीजों पर मेरा ध्यान देना जरूरी है? लेकिन लगता है किसी ने तुमसे कुछ पैसे ठग लिए हैं। क्या हुआ? लॉन्ग जेनेलिन तुरंत निराश हो गए और बोले, इसका जिक्र भी मत करो। पिछले साल जब मैं तियानजिन शहर आया तो मैंने एक निवेश कंपनी शुरू की। शुरू में तो मैंने बस थोड़ा बहुत निवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि मेरे द्वारा नियुक्त पेशेवर प्रबंधक में इतनी काबिलियत होगी। आधे साल से भी कम समय में उसने मुझे करोड़ों कमाने में मदद की। इसलिए मैंने नए साल के दौरान शिंग तांग ग्रुप से मिले सभी लाभांश, जो कई 100 मिलियन थे, निवेश कर दिए। और फिर क्या हुआ? उस बदमाश ने मुझे धोखा दिया, बाहरी लोगों के साथ मिलकर जाल बिछाया और मेरे सारे पैसे हड़प लिए। अब अगर रेन क्यूई ने मेरी मदद न की होती तो मेरी जेबें सचमुच खाली हो गई होती। तांग शियू ने पूछा, क्या आप सचमुच उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं? लॉन्ग जेनेलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दुनिया इतनी बड़ी है और उन्हें इतनी बड़ी रकम मिली, वे तो कब के भाग गए होंगे। इतनी विशाल भीड़ में मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? छोड़ो, ये तो बस कुछ 100 मिलियन ही हैं। अगर चले गए तो चले गए, ज्यादा से ज्यादा मैं इस साल खर्च में कटौती करूंगा और साल के अंत तक जब शिंग तांग ग्रुप फिर से लाभांश बांटेगा तो मैं फिर से अरबपति बन जाऊंगा। तांग शियू हंसते हुए बोली, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। लॉन्ग जेनेलिन ने कहा, मेरा दिल बड़ा कैसे ना हो, सिर्फ एक बार ठगी का शिकार होने पर मैं हंगामा तो नहीं कर सकती और आत्महत्या की धमकी तो नहीं दे सकती, है ना? बातचीत करते समय बाहर से एक दुबला पतला युवक जल्दी से अंदर आया। लॉन्ग जेनेलिन को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, लॉन्ग जेनेलिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, क्या कोई गड़बड़ है? लॉन्ग जेनेलिन ने अपने सामने बैठे तांग शियू की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये मेरे बॉस तांग शियू हैं। बॉस तांग, ये रेन क्यूई हैं। तांग शियू खड़ी हुई, रेन क्यूई से हाथ मिलाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। रेन क्यूई मुस्कुराया और बोला, चूंकि आप लॉन्ग जेनेलिन के दोस्त हैं तो आप मेरे भी दोस्त हैं, रेन क्यूई के दोस्त। भाई तांग, आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ काम करते हैं? तांग शियू ने कहा, मैं अभी भी एक छात्रा हूँ, इस साल मैं प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। रेन क्यूई ने लापरवाही से सिर हिलाया। फिर लॉन्ग जेनेलिन की ओर देखकर पूछा, आपने मुझे इतनी जल्दी तो नहीं बुलाया, सिर्फ भाई तांग से मिलवाने के लिए तो नहीं? मुझे वहाँ एक बड़ी समस्या से निपटना है और उसे जल्दी सुलझाना है। क्या आप उस माँ उपनाम वाले लड़के से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करेंगे? लॉन्ग जेनेलिन चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, माँ वे बाओ? रेन क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, उस बदमाश के अलावा और कौन यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा? कल रात पता नहीं उसे क्या सूझा, लेकिन उसने मेरी एक मालकिन को परेशान करने पर अड़ा रहा। अगर मैंने बीच में दखल न दिया होता तो वह मालकिन को पीट पीट कर मार डालता। लॉन्ग जेनेलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, वो आदमी तो बिल्कुल पागल है, ज्यादा से ज्यादा मैं उसकी अच्छी पिटाई कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मामला तुम्हारे इलाके का है तो तुम्हें खुद ही इस झंझट से निपटना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें तुम्हारा बकाया पैसा लौटा सकूं। मुझे अपना खाता नंबर दे दो, मैं अभी तुम्हें पैसे भेज दूंगा। रेन क्यूई ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? लॉन्ग जेनेलिन ने तांग शियू की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, अपने बॉस के साथ रहने से तो हमेशा खाने पीने की चीजें मिलती ही हैं, भला पैसों की कमी कैसे हो सकती है? रेन क्यूई ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, बात को इतना पेचीदा न बनाएं। अगर आपके पास वाकई पैसे हैं तो उन्हें मेंबरशिप कार्ड में लोड कर दीजिए, फिर आप रिजॉर्ट के किसी भी कैशियर
पर उसे स्वाइप कर सकते हैं। भाई तांग, मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं आपको दोपहर का खाना और पेय पदार्थ पिलाऊंगी। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, चूंकि आपको कुछ काम है तो आप उसमें व्यस्त रहिए। मुझे और लॉन्ग जिंगलिन को कुछ चर्चा करनी है और फिर हम मोदू वापस चलेंगे। ठीक है, भविष्य में अक्सर यहाँ आते रहना। रेन क्यूई ने इतना कहा और फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। तांग शियू ने लॉन्ग जिंगलिन की ओर देखकर पूछा, माँ उपनाम वाला वह आदमी कौन है? वह किसी उपद्रवी जैसा क्यों लग रहा है? लॉन्ग जिंगलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह सिर्फ उपद्रवी ही नहीं है, वह बदमाश बिल्कुल पागल है। उसकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग है। उससे मेरी 2 बार झड़प हुई थी और दोनों बार मैंने उसे बुरी तरह हराया था। फिर क्या हुआ? वह बदमाश मुझसे लड़ने के लिए माहिरों को बुलाता रहा। धिक्कार है, पहली 2 बार तो मैं जीत गया, लेकिन तीसरी बार बुरी तरह हार गया। हताशा में मैंने भी बाहर से मदद ली और रेंची की मध्यस्थता से मामला सुलझने से पहले हमारे बीच 1 दर्जन से ज्यादा मुकाबले हुए। माँ परिवार तियानजिन शहर का सबसे ताकतवर परिवार है। व्यापार हो या राजनीति, हर क्षेत्र में उनके सदस्य मौजूद हैं और उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। व्यापार में चाहे वैध हो या अवैध, माँ परिवार की हमेशा संलिप्तता रहती है। संपर्कों की बात करें तो माँ परिवार के शाही राजधानी में भी बहुत अच्छे संबंध हैं और यहाँ तक कि आपके तान परिवार की तुलना में भी शाही राजधानी में जिन परिवारों से वे करीबी संबंध रखते हैं वे तान परिवार से कुछ कमजोर नहीं है। और माँ उपनाम वाला वह लड़का वर्तमान पीढ़ी के माँ परिवार के मुखिया का चौथा बेटा है। उसे चौथे माँ के नाम से जाना जाता है। तांग शियू ने माँ परिवार के बारे में सुना था। आखिरकार तियानजिन शहर और मोदू बहुत पास थे और माँ परिवार का नाम तो और भी अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि चांगशी शहर का जी परिवार भी माँ परिवार से कुछ हद तक हीन था। दोपहर के आसपास तांग शियू मिंगयुआन रिजॉर्ट से निकलने ही वाला था कि तभी मुसीबत ने उसे घेर लिया और इस मुसीबत की वजह माँ परिवार के चौके बूढ़े माँ थे। ओह लॉन्ग ज़ैंगलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी रेन क्यूई के घर मुफ्तखोरी करने की हिम्मत करोगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो जल्दी से अपने स्टार सिटी वापस जाओ और अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लो। यहाँ मुफ्तखोरी करना कैसा व्यवहार है? माँ शियाओरोंग ने टूथपिक चबाते हुए सिर ऊंचा करके लॉन्ग ज़ैंगलिन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उसने जानबूझकर लॉन्ग ज़ैंगलिन और तांग शियू का रास्ता भी रोक दिया, जिससे उसका व्यवहार उकसाने वाला लग रहा था। लॉन्ग ज़ैंगलिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, चौथे बूढ़े माँ, अगर तुम्हें मार खानी ही है तो मेरे साथ अकड़ दिखाओ। आज मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरा भाई यहाँ है। अगर तुम्हें अपनी अक्ल नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ कि कल तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ शियाओरोंग ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, जानबूझकर डर का भाव दिखाते हुए जोर से चीखी, ओह मैं बहुत डर गई। गंजेलिन को सच में गुस्सा आ गया। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। लेकिन लॉन्ग ज़ैंगलिन, मैं पहले तुमसे उलझना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें बार बार पीटना उबा होगा। आप लॉन्ग ज़ैंगलिन गुस्से से आग बबूला हो गया था, मानो किसी को मारने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा हो। तांग शियू ने लॉन्ग ज़ैंगलिन को रोका, माँ शियाओरोंग की ओर देखा और कहा, तुम एक सभ्य व्यक्ति लगते हो तो फिर तुम्हें झगड़ा करने में क्या मजा आता है? क्या माँ परिवार के मुखिया अपने बेटे को इसी तरह से शिक्षा देते हैं? माँ शियाओरोंग ने आंखें घुमाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम कौन हो? कोई अनाड़ी बेवकूफ। लॉन्ग ज़ैंगलिन से मैं क्या कहती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुसीबत खड़ी करने में क्या बुराई है? मैं मुसीबत खड़ी कर सकती हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी करो। थप्पड़। तांग शियू ने माँ शियाओरोंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर तुरंत उसके सीने पर लात मारी, जिससे वह 6-7 मीटर दूर जा गिरा। तेरा मुंह गंदा है, इसलिए मैं इसे साफ कर दूंगी। अगर तुमने दोबारा मुझसे बहस करने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम जीवन भर एक शब्द भी न बोल सको। माँ शियाओरोंग को सीने पर लात मारी गई और वह काफी देर तक सांस नहीं ले पाया। जब उसका चेहरा पीला पड़ गया तब जाकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। दोस्त, तुम तो लॉन्ग ज़ैंगलिन से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो। तुमने मुझे बहुत अच्छा मारा, अविश्वसनीय रूप से अच्छा, लेकिन मैंने लॉन्ग ज़ैंगलिन को पहले ही सबक सिखा दिया है और उसी चाल को दोबारा इस्तेमाल करने से मेरी असली काबिलियत नहीं दिखेगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें दोपहर का खाना खिलाऊं और हम खाते हुए बातें करें और अगले राउंड की योजना बनाएं? पागल। तांग शियू ने उसकी भावपूर्ण बातों को सुना और उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। वह न तो सचमुच पागल लोगों से डरता था, न ही पागलपन का नाटक करने वालों से। वह तो बस उन जिद्दी अतिवादी व्यक्तियों से डरता था। माँ शियाओरोंग ने आखिरकार थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए गंभीरता से कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम बहरे हो? चलो एक मुकाबला करते हैं और चाहे कोई जीते या हारे, तुम्हारे द्वारा मुझे मारने का मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लायक नहीं हो। अगर तुम एक परेशान करने वाली मक्खी नहीं हो तो मुझसे जितना हो सके दूर चले जाओ। माँ शियाओरोंग ने ताली बजाई और उसे और भी संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था और चेहरा जल रहा था, फिर भी उसे एक मजेदार खेल मिल गया था और उसने बेशर्मी से तांग शियू के पीछे पीछे चलने की योजना बनाई। क्या तुम रास्ता भटक जाओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं अभी कार्रवाई करूंगा। तांग शियू ने अपना हाथ उठाया और उसे मारने का इशारा किया। माँ शियाओरोंग ने झटपट अपना फोन निकाला, मुड़कर उसे अपने पीछे खड़े अंगरक्षक को दे दिया, फिर सीधे जमीन पर बैठ गई और बोली, आओ आओ मुझे मारो, जितना जोर से मारोगे उतना ही अच्छा होगा। अध्याय 795 चीखना। तांग शियू ने कभी अपनी छवि की परवाह नहीं की, नहीं वह तियानजिन शहर में माँ परिवार के प्रभाव से डरता था। माँ शियाओरोंग को गुंडे की तरह व्यवहार करते देख तांग शियू के मुंह के तूफान की तरह उसके चेहरे पर बरसने लगे चीखें, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई, क्योंकि जब भी माँ शियाओरोंग चिल्लाने ही वाला होता तांग शियू की मुट्ठी उसके मुंह पर पड़ जाती। अंत में नाक की हड्डी तोड़ने वाले आखिरी प्रहार के बाद तांग शियू ने आसपास मौजूद भीड़ के स्तब्ध भावों के बीच माँ शियाओरोंग को बार बार लात मारी। बेरहमी से पीटे जाने का क्या मतलब होता है? हालांकि तांग शियू ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसने माँ शियाओरोंग को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह असहनीय दर्द से करा रहा था, झींगा की तरह जमीन पर सिकुड़ा हुआ था और लगातार कांप रहा था। रुकना। अंततः माँ शियाओरोंग के अंगरक्षकों में से एक ने प्रतिक्रिया दी, गुस्से से चिल्लाते हुए तुरंत तांग शियू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि तांग शियू के पास पहुंचने से पहले ही मो आवू के एक जोरदार मुक्के से वह हवा में उड़ गया। मो आवू ने जरा भी देर नहीं की, वह भीड़ों के बीच शेर की तरह दूसरे अंगरक्षकों पर टूट पड़ा और भयंकर हमले के बाद माँ शियाओरोंग के सभी अंगरक्षक चीखते चिल्लाते और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। तांग शियू ने ताली बजाई, संतुष्टि भरी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, लॉन्ग ज़ैंगलिन, तुमने देखा ना, जब तुम्हारा सामना ऐसे बदमाश, ऐसे लापरवाह लड़के से हो जो अपनी औकात नहीं जानता, तो तुम्हें उसे बुरी तरह पीटना ही पड़ेगा। अगर वह एक बार सबक नहीं सीखता तो उसे 2 बार मारो, अगर वह 2 बार भी नहीं सीखता तो उसे 20 बार, 200 बार मारो। आजकल जिम में व्यायाम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह का ह्यूमन पंचिंग बैग जो आपके दरवाजे पर आता है, जिम जाने से भी बेहतर है। लॉन्ग ज़ैंगलिन के होंठ 2 बार फड़के और उसने आकाश की ओर देखा। वह तांग शियू की तरह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं था। पहली बात तो ये कि उसके पास तांग शियू जैसी युद्ध शक्ति नहीं थी, और अगर होती भी तो भी उसे तियानजिन में माँ परिवार की ताकत को ध्यान में रखना पड़ता। स्पष्टतः माँ शियाओरोंग ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे वह धमका सके। कुछ मिनट बाद तांग शियू और लॉन्ग ज़ैंगलिन मिंगयुआन रिजॉर्ट से बाहर निकले। जब रिजॉर्ट के मालिक रेन क्यूई दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे हैं तो उनका सिर तुरंत
दुखने लगा। उसने बेबसी से अपना माथा थपथपाया, फिर माँ शियाओरोंग के पास गया, उसे धीरे से लात मारी और पूछा, तुम मरे तो नहीं हो? अगर आप अभी भी खड़े हो सकते हैं तो जल्दी से उठ जाइए, नहीं तो मैं 120 पर कॉल कर दूंगा। माँ शियाओरोंग किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हालांकि उसका पूरा शरीर अभी भी बेहद दर्द कर रहा था। नाक से बहते खून को पोंछते और आंसू बहाते हुए वह हकलाते हुए बोला, रेन, अगर तुमने 120 पर कॉल करने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। धिक्कार है, मुझे मारने वाला वो कमीना कहाँ से आ गया? रेन क्यूई ने आंखें घुमाई। वह इतना आलसी था कि उससे बात करने की जहमत ही नहीं उठाना चाहता था। उसने आसपास के लोगों से पूरी कहानी पूछने के लिए मुड़ा, फिर सिरदर्द से ग्रस्त माँ शियाओरोंग की ओर देखा और असंतोष से कहा, मैं कहता हूँ, क्या आप माँ परिवार के सदस्य थोड़ा और शांत रह सकते हैं? कुछ दिन पहले आपके माँ परिवार के तीसरे भाई ने यहाँ शराब पीकर खूब हंगामा किया था, और अब आपने फिर से ऐसा ही तमाशा खड़ा कर दिया है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा दूं जिस पर लिखा हो, माँ परिवार के सदस्यों का प्रवेश वर्जित है? माँ शियाओरोंग ने गुस्से से कहा, मेरा तीसरा भाई है और मैं माँ वेबो हूँ। धिक्कार है, आज मेरी हार हो गई और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उस कमीने लॉन्ग जिंगलिंग की हिम्मत तो देखो, मेरे ऊपर कुत्ते को काटने के लिए ले आया। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रेन क्यूई ने गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें माँ वेबो कहा जाता है या माँ शियाओरोंग या माँ लाओसी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद करें। आप लॉन्ग जिंगलिंग की पृष्ठभूमि से परिचित हैं। वह शुनकी प्रांत के शिंगचिन के लॉन्ग परिवार के दूसरे बेटे हैं। आप लॉन्ग परिवार की ताकत से वाकिफ हैं। आप उनके सामने टिक नहीं सकते। और जहां तक उस तांग शियू की बात है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उसे फिर से उकसाएं नहीं। जिसे भी लॉन्ग जिंगलिन अपना बॉस मानता है, वह शायद और भी शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता है। माँ शियाओरोंग ने गुस्से से कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बेवजह पीटा गया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा दिमाग खराब है? हम तांग शियू है ना? मुझे वह याद है। अगर वह अगले 2 घंटों के भीतर भी तियानजिंग शहर में रहा तो मैं उसे तियानजिंग से रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। रेन क्यूई अवाक रह गई। माँ शियाओरोंग को अपने बदकिस्मत अंगरक्षकों के साथ गुस्से में जाते हुए देखकर उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद भी उसने अपना फोन निकाला और लॉन्ग जिंगलिन को फोन किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं कहता हूँ यंग मास्टर लॉन्ग, अगर आपका भाई खेलने आता भी है तो उसे इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं है ना? आप जानते हैं कि माँ लाओसी किस तरह की इंसान है। क्या ये सब करना मुसीबत को न्योता देना नहीं है? ये ठीक है, लॉन्ग जिंगलिन ने औपचारिकतापूर्वक उत्तर दिया। रेन क्यूई ने बेबसी से आह भरी और कहा, छोड़ो, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। अगर यह काम नहीं करता है तो आपको कुछ समय के लिए छिप जाना चाहिए। वह पागल शायद अपने भाई को ढूंढने के लिए घर गया होगा। आपको अपने दोस्त को भी जल्द से जल्द तियानजिंग शहर छोड़ने के लिए राजी करना चाहिए। आप तियानजिंग शहर में माँ परिवार के प्रभाव से परिचित हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तियानजिंग शहर, होंगशान जिला, यहाँ माँ परिवार की विशाल पैतृक भूमि स्थापित की गई थी। जापान विरोधी युद्ध के शुरुआती दौर में ही माँ परिवार तियानजिंग शहर का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार था और साथ ही एक शक्तिशाली जमींदार भी था। माँ परिवार के अधिकांश बुजुर्ग सदस्यों ने विदेश में पढ़ाई की थी। अपनी उच्च वैचारिक जागरूकता के कारण जापान विरोधी युद्ध के दौरान उन्होंने बुद्धिमानी से कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तराधिकारी टीम में शामिल होने का विकल्प चुना, जिससे युद्ध के वर्षों को सुचारू रूप से पार किया जा सका। अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति और संपर्कों के साथ साथ दशकों के विकास के बल पर माँ परिवार के पास अब अपार प्रभाव है। तियानजिंग शहर में हाल ही में उभरे शक्तिशाली परिवारों की तुलना में भी माँ परिवार की स्थिति काफी कमजोर है। सैकड़ों एकड़ में फैले माँ परिवार के विला का निर्माण बहुत ही विशिष्ट स्तरों में किया गया था। चूंकि विला का उत्तरी भाग एक बड़े पहाड़ के करीब था, इसलिए विला में जितना उत्तर की ओर जाया जाता था, निवासियों की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती जाती थी और वे उतने ही अधिक मुख्य परिवार के सदस्यों से संबंधित होते थे। खांसी माँ परिवार के विला के सबसे उत्तरी मध्य स्थान पर स्थित प्राचीन शैली के मंडप के भीतर से लगातार खांसने की आवाज आ रही थी। मंडप के बाहर माँ परिवार के दर्जनों प्रमुख सदस्य एकत्रित थे। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उनकी निगाहें लगातार बंद दरवाजे पर टिकी हुई थीं। चरमराहट, अंदर से दरवाजा खोला गया और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति भूरे रंग के गाउन में कई डॉक्टरों के साथ बाहर निकला। इन डॉक्टरों में तियानजिंग शहर के जाने माने कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ शामिल थे, जो पश्चिमी चिकित्सा में अत्यधिक निपुण थे, और साथ ही चीनी चिकित्सा के 2 अत्यधिक कुशल चिकित्सक भी थे। तथापि इस समय चाहे वह सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति हो या 5 डॉक्टर, उन सभी के चेहरे बेहद गंभीर थे। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने उनके गंभीर चेहरों को देखकर अपने मन में एक बुरी आशंका को महसूस किया। दूसरे चाचा जी, आदरणीय चिकित्सकों, मेरे पिता की हालत कैसी है? माँ परिवार के मुखिया माँ जियानफेंग ने चिंता से पूछा। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, बीमारी गंभीर है। अगर उसे अब मोदू या दीदू जैसे किसी बड़े शहर में भी भेज दिया जाए तो शायद उसकी मदद करना नामुमकिन होगा। माँ जियानफेंग का दिल कांप उठा और उसने कुछ और कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन 5 डॉक्टरों के भाव देखकर उसके मुंह से निकले शब्द वापस ही निकल गए। हम पहले यहाँ से चले जाएंगे। सफेद कोट पहने अधेड़ उम्र के डॉक्टरों में से एक ने आह भरी और बाहर चला गया। बाकी लोग भी बिना झिझके तुरंत उसके पीछे चल दिए। हालांकि 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति, जिसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, 7 या 8 कदम चलने के बाद अचानक रुक गया। कुछ देर सोचने के बाद वह माँ जियानफेंग और अन्य लोगों की ओर मुड़ा, गहरी सांस ली और कहा, जियानफेंग, पुराने समय की खातिर मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा। हालांकि मैं 100% प्रभावशीलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर वे मदद करने को तैयार हैं तो सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। माँ जियानफेंग चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, आप जिन वे की बात कर रहे हैं वे कौन हैं? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कहा, मैं चीनी चिकित्सा का डॉक्टर हूँ और मैं चीनी चिकित्सा समुदाय के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है और हम असहाय हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ बेहद कुशल चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। सटीक कहें तो उन्हें दिव्य चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। मैं 3 लोगों को जानता हूँ। 10 साल से अधिक समय पहले गायब हो चुके दिव्य चिकित्सक लिंग के अलावा मायावी दिव्य चिकित्सक घोस्ट स्वेन भी हैं। दूसरे हैं युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर तांग शियू, जो पिछले 1 साल में अपने उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल के दम पर प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। अगर वे मदद करने को तैयार हैं तो शायद आपके पिता कुछ और साल जी सकें। माँ जियानफेंग ने तुरंत कहा, मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मुझे वास्तव में दिव्य चिकित्सक घोस्ट बेन के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह शिंगचिंग पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर हैं, लेकिन अब वह वहाँ शायद ही कभी काम करते हैं। ऐसी अफवाह है कि युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू मोदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी सच्चाई की गारंटी नहीं दे सकता। आपकी माँ के परिवार के व्यापक संपर्क हैं, आपको बस छानबीन करके पता लगाना होगा। माँ जियानफेंग ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। मेरे पिता के लिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे चुकाने को तैयार हूँ। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी भारी मन से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, भले ही इसका मतलब माँ परिवार की अरबों की संपत्ति को खत्म करना हो। जब तक हम बिग ब्रदर का इलाज कर सकते हैं तब तक ये करना ही होगा। इस पल
एक ऑफ रोड वाहन तेजी से आया और ब्रेक की तेज आवाज के साथ कार का दरवाजा जबरदस्ती खुल गया। चोटिल और सूजी हुई मां शियाओरोंग जैसे ही ड्राइवर की सीट से कूदी, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने सुना है कि हमारे घर पर डॉक्टर हैं, वे कहाँ हैं? मेरी चोटों का शीघ्र उपचार करें। मां परिवार के दर्जनों प्रमुख सदस्य और साथ ही साथ एक अधेड़ उम्र के चीनी चिकित्सक जो अस्थायी रूप से वहीं रुके हुए थे, सभी स्तब्ध रह गए। इस समय मां शियाओरोंग की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर चोटों के अलावा उसके कपड़ों पर कई पैरों के निशान भी थे। मां जियानफेंग का मूड खराब था और अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ समय बिता रहे थे? मां शियाओरोंग को अपने पिता के अलावा किसी से डर नहीं लगता था। फटकार सुनकर उसने तुरंत अपना सिर सिकोड़ा और वापस कार में बैठने के लिए मुड़ गया। मां जियानफेंग दहाड़ते हुए बोला, वहीं रुक जाओ। मां शियाओरोंग थोड़ी सी घबराहट के साथ रुक गई और कुछ घबराते हुए बोली, पिताजी, मुझे पहले से ही चोट लगी है, तुम मुझे दोबारा नहीं मारोगे, है ना? मेरी नाक देखो, मेरा मुंह देखो। ये सब शिंगचिंग के उस शापित लॉन्ग जिनलिन और उसके दोस्त तांग शियू की करतूत है। तीसरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? आपने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो चलें, मुझे बदला लेने में मदद करो। मां जियानफेंग का चेहरा एकदम काला पड़ गया और मां परिवार के सदस्यों की भीड़ के बीच मां वेकॉन्ग ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और गुस्से से मां शियाओरोंग को घूर कर देखा। अगर वह बदला लेना भी चाहता था तो इतने सारे परिवार वालों के सामने इतनी जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? अध्याय 794 खुद को वहां पेश करने के बाद थके जाना तियानजिंग शहर पारंपरिक चीनी चिकित्सा संघ के उपाध्यक्ष और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक मास्टर के रूप में जियान कुन तियानजिंग शहर में अनगिनत लोगों के एक सम्मानित अतिथि थे और मां परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। इसके अलावा वह मां परिवार के मुखिया मां जियानफेंग को 20 साल से अधिक समय से जानते थे और उनके बीच बहुत घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध थे। इसलिए जियान कुन मां जियानफेंग की स्थिति को समझ गया और जानता था कि उसका बेटा एक असंभावित बच्चा है। लोग कहते हैं कि एक अजगर को जन्म देता है, एक फीनिक्स को जन्म देता है और चूहे के बच्चे गड्ढे खोद सकते हैं। लेकिन उनके विचार में मां जियानफेंग एक सक्षम और दुर्जेय व्यक्ति थे, तो वह ऐसे गैर सहयोगी बेटे को जन्म कैसे दे सकते थे? हाय, जियान कुन ने आह भरी और जाने की तैयारी करने लगा, तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसके दिमाग में दो नाम तेजी से उभर आए, स्टार सिटी, तांग शियू। वह तुरंत आगे बढ़ा, मां शियाओरोंग के सामने खड़ा हुआ और गहरी आवाज में पूछा, आपने अभी जिस तांग शियू का जिक्र किया था, वह कहाँ से है? उनके इस प्रश्न ने मां जियानफेंग के चेहरे के भावों में थोड़ा बदलाव ला दिया और यहाँ तक कि उनके आसपास मौजूद मां परिवार के दर्जनों प्रमुख सदस्यों के व्यवहार में भी बदलाव दिखाई दिया। मां शियाओरोंग ने गुस्से से कहा, पता नहीं वो कमीना कहाँ से आया है? मां जियानफेंग दहाड़ते हुए बोला, चुप रहो। अपने चाचा जियान के सवाल का तुरंत जवाब दो। तांग शियू का बैकग्राउंड क्या है? क्या तुमने मुझे चुप रहने के लिए नहीं कहा था? मां शियाओरोंग ने बुदबुदाते हुए ईमानदारी से कहा, मैं वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि वह स्टार सिटी के लॉन्ग परिवार के दूसरे बेटे लॉन्ग जेनेलिन के साथ था। जियान कुन ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, उसकी उम्र कितनी है? वह कैसा दिखता है? क्या उसकी कोई खास शारीरिक बनावट है? मां शियाओरोंग ने कहा, वह लगभग 21 या 22 साल का दिखता है, काफी सुंदर है, लेकिन मेरे जितना सुंदर नहीं है। मुझे कोई स्पष्ट विशेषताएं नजर नहीं आई। आप सुंदर हो? सुंदर तो बिल्कुल नहीं, अभी तो तुम एक सुअर के भी बराबर अच्छे नहीं हो। जियान कुन ने मन ही मन 2 बार गाली दी, फिर मां जियानफेंग की ओर मुड़कर कहा, मैंने पहले तांग शियू की तस्वीरें देखी हैं, वह वाकई बहुत सुंदर है और उसकी उम्र भी लगभग 21 साल है। क्या यहाँ किसी के पास स्मार्टफोन है? सीधे उसकी जानकारी खोजें, ऑनलाइन कुछ न कुछ मिल ही जाना चाहिए। मां जियानफेंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर तांग शियू की जानकारी खोजना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसे तांग शियू की एक तस्वीर मिल गई। उसने फोन मां शियाओरोंग को देते हुए सख्ती से पूछा, इस तस्वीर को देखो, क्या यह वही व्यक्ति है? मां शियाओरोंग ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत बोली, हाँ, यह वही कमीना है, इसी ने मुझे इस तरह पीटा है। थप्पड़। मां जियानफेंग ने अपना हाथ उठाया और मां शियाओरोंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गया। इसके अलावा सबके सामने उसने मां शियाओरोंग को कई बार लात मारी और फिर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तू हरामखोर, मैंने ऐसे हरामखोर बेटे को जन्म कैसे दिया? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू है और आपके दादाजी अपनी जान बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर तुमने उससे झगड़ा किया तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। मां परिवार के कई उच्चपदस्थ सदस्यों ने तुरंत मां जियानफेंग को रोक दिया, लेकिन उनमें से एक ने फिर भी मां शियाओरोंग की ओर इशारा करते हुए उसे फटकारा और गुस्से में कहा, तुम छोटे बदमाश, पहले तो तुम शरारत करते और मुसीबत खड़ी करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज तुम इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दोगे। अगर तुम्हारे पापा ने अभी तुम्हें मारा न होता तो मैं खुद तुम्हें खूब पीटता। मां शियाओरोंग पिटाई से स्तब्ध रह गई और डांट फटकार से तो और भी ज्यादा अचंभित हो गई। मेरे दादाजी को क्या हुआ? मां शियाओरोंग जमीन पर गिर पड़ा और अपने सूजे हुए गाल को ढंकते हुए उसने पूछा। उनके इस सवाल ने मां परिवार के दर्जनों प्रमुख सदस्यों की नाक गुस्से से लगभग मरोड़ दी। उनमें से कुछ तो बच्चे को पीट कर जान से मार देना चाहते थे। बुजुर्ग मालिक गंभीर रूप से बीमार थे और मां परिवार के सभी प्रमुख सदस्यों को सूचित कर दिया गया था, लेकिन आखिर हुआ क्या? उन्होंने मां शियाओरोंग को कई बार फोन किया और कई मैसेज भी भेजे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने पूछ लिया कि पुराने गुरु का क्या हुआ? मां जियानफेंग को परिवार के कई सदस्यों ने रोक रखा था, लेकिन उनके गुस्से का भाव और भी तीव्र हो गया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और जोर से दहाड़ा, आज से इस कमीने की जेब खर्च पूरी तरह बंद कर दो और बाहर खड़ी उसकी सभी गाड़ियां और घर वापस ले लो। हमारे मां परिवार में जो भी व्यक्ति चुपके से उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे परिवार से बाहर निकाल दूंगा ताकि वह कभी वापस न आ सके। ये बात सबको बता दो। उसके तथाकथित बाहरी दोस्तों में से जो भी उसे पैसे उधार देने या कर्ज देने की हिम्मत करेगा, उसे हमारे मां परिवार का दुश्मन माना जाएगा और वे हमारे मां परिवार के प्रतिशोध का इंतजार कर सकते हैं। बड़े भाई, मां शियाओरोंग की चाची ने तुरंत आवाज लगाई। मां जियानफेंग ने दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ते हुए कहा, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। जो भी मुझे मनाने की कोशिश करेगा उसे मां परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बदमाश दिन भर मुसीबतें खड़ी करता रहता है। अगर हमने इसे अभी ठीक से सबक नहीं सिखाया तो कौन जाने भविष्य में ये हमारे परिवार पर किस तरह की विपत्ति लाएगा। एक बार के लिए सब चुप हो गए। मां जियानफेंग का मां परिवार में पूर्ण अधिकार था, इसलिए उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसका विरोध करे। मां जियानफेंग ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर कहा, तुरंत तांग शियू का पता लगाओ। चूंकि वह संयोगवश हमारे तियानजिंग शहर में है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। याद रखना, उसे ढूंढने के बाद उसे डराना मत। मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। तुरंत मां परिवार के कई प्रमुख सदस्य तुरंत वहां से भाग गए। तांग शियू और लॉन्ग जेनेलिन के मिंगयुआन रिजॉर्ट से निकलने के बाद वे जल्दी से उस आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़े जहां लॉन्ग जेनेलिन रहती थी। तांग शियू को बेसब्री से उम्मीद थी कि लॉन्ग जेनेलिन जल्द से जल्द माउंट किंगजिंग जाकर हुआहों का पता लगा सकें।
मैं पहले मोदूं वापस जाऊंगा और कल सुबह जिंगमिंग द्वीप के लिए रवाना होऊंगा। हुआहो के मामले की बात करें तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपको इसे हासिल करना ही होगा। हालांकि अगर दूसरा पक्ष वास्तव में बेचने को तैयार नहीं है तो जल्दबाजी न करें, पहले उनकी स्थिति को स्थिर करें और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुरंत आपसे संपर्क करूंगा और फिर हम कोई रास्ता निकालेंगे। लॉन्ग जेनेलिन ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। तांग शियू ने लॉन्ग जेनेलिन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके तियानजिंग शहर छोड़ दो, क्योंकि उस लड़के माँ लाओसी से निपटना आसान नहीं है, इसलिए फिलहाल उसे उकसाओ मत। अपना काम खत्म करने के बाद मैं वापस आकर उससे आराम से निपटूंगा। लॉन्ग जेनेलिन मुस्कुराया और बोला, बॉस तांग, मुझे स्वाभाविक रूप से आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। ठीक है, अब आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मोदूं वापस जाइए। मैं अपना सामान पैक करके जल्द ही माउंट किंगचिन के लिए रवाना हो जाऊंगा। ठीक है, तांग शियू सहमत हो गई, मुड़ी और वापस कार में बैठ गई। आधे घंटे बाद जब मोरवू हाईवे पर चल ही रहे थे तो उन्होंने रिव्यू मिरर में देखा और कहा, बॉस, दो कारें कई मिनट से हमारा पीछा कर रही हैं। तांग शियू ने पीछे मुड़कर उदासीनता से कहा, अभी उनकी परवाह मत करो, अगर वे मां परिवार से हैं तो जब तक वे हमारे वापस लौटने के रास्ते में कोई कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तब तक हमें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम मोअवू ने सिर हिलाया। हालांकि कुछ ही समय बाद पीछे से आ रही दो काली एसयूवी ने अचानक गति बढ़ा दी और मोअवू की कार को ओवरटेक करने के बाद उन्होंने सामने से रास्ता रोक दिया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, और धीरे धीरे गति कम करने लगी। जैसे ही मोअवू ओवरटेक करने के लिए लेन बदलने ही वाले थे, अचानक एक कार की खिड़की खुली और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर बाहर निकाला और पीछे की ओर जोर जोर से हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। रुकना, तांग शियू ने उदासीनता से कहा। मोअवू ने कार को सड़क के किनारे रोका, बाहर निकला और पीछे के यात्री दरवाजे के पास खड़ा हो गया और देखता रहा कि सामने की दो कारें रुक गईं और चार अधेड़ उम्र के पुरुष, उनके पीछे एक सभ्य अधेड़ उम्र का पुरुष पास आया और उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या बात है? प्रमुख अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, क्या कार में बैठा व्यक्ति दिव्य डॉक्टर तांग शियू है? मोअवू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मां परिवार का मां जियानडोंग हूं। मां परिवार के मुखिया मां जियानफेंग मेरे बड़े भाई हैं। मैं अपने बड़े भाई के आदेश पर यहाँ आया हूं और दिव्य डॉक्टर तांग को मां परिवार में अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। इसके अलावा मेरा बड़ा भाई रास्ते में है और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। तांग शियू ने कार की खिड़की खोली, बाहर खड़े मां जियानडोंग पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, मां परिवार मुझे मेहमान के तौर पर बुला रहा है, क्या वे होममेड भोज वाली चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं? मां जियानडोंग तांग शियू का मतलब समझ गया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, दिव्य डॉक्टर तांग, आपने गलत समझा है। हमारे मां परिवार का होममेड भोज आयोजित करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। हम आपको इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि एक और तो मेरा बड़ा भाई आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता है और आशा करता है कि आप एक उदार व्यक्ति होने के नाते मेरे नाकाबिल भतीजे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे। तांग शियू की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। यह कोई होममेड भोज नहीं है, फिर भी वे मुझसे माफी मांगने के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। क्या मां परिवार को मुझसे कुछ पूछना है? साथ ही यह व्यक्ति मुझे दिव्य डॉक्टर तांग कहकर पुकारता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मां परिवार में कोई बीमार हो और वे चाहते हो कि मैं उनका इलाज करूं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, मैं मां परिवार के मामलों में नहीं पड़ना चाहता और जो कुछ पहले हुआ था उसमें दखल देने में मुझे आलस भी आता है। अगर आप सिर्फ माफी मांगने आए हैं तो मेरा समय बर्बाद न करें। मां जियानडोंग ने तुरंत कहा, दिव्य डॉक्टर तांग, दरअसल हमें आपसे कुछ और पूछना है। तांग शियू ने कहा, सीधी बात पर आओ, मुझे मोदू लौटने की बहुत जल्दी है। मां जियानडोंग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कड़वाहट से बोली, दरअसल मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और हम चाहते हैं कि दिव्य चिकित्सक तांग उनका इलाज करें। तियानजिंग शहर पारंपरिक चीनी चिकित्सा संघ के उपाध्यक्ष जियांग कुन मेरे बड़े भाई के घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने आपकी सिफारिश की है क्योंकि उनका मानना है कि आपके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं और आप मेरे पिता को बचा सकते हैं। समय नहीं है, तांग शियू ने साफ इनकार कर दिया। मां जियानडोंग ने विनती की, हे दिव्य चिकित्सक तांग, हम आपसे विनती करते हैं, मां परिवार आपसे विनती करता है, हमारी पितृभक्ति के खातिर कृपया मेरे पिता की रक्षा करें। मेरे बड़े भाई ने कहा कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमारा मां परिवार भुगतान करने को तैयार है, बशर्ते आप मेरे पिता की बीमारी ठीक कर दें। तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मैं सहमत नहीं होती तो क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मां जियानडोंग स्तब्ध रह गया, काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, दिव्य चिकित्सक तांग, मेरे बड़े भाई ने मुझे मृत्यु का आदेश दिया है। मैं चाहे जो भी तरीका अपनाऊं, मुझे आपको यहीं रखना होगा। अगर आप मुझसे सिर झुकाने को भी कहें तो मैं तैयार हूं, बशर्ते आप रुककर उसका इंतजार कर सकें। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, यहाँ ज्यादा देर रुकने की जगह नहीं है, चलिए आगे सेवा क्षेत्र में चलते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के कारण मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद दिव्य डॉक्टर तांग। मां जियानडोंग बेहद खुश हुआ और तुरंत ही चारों अधेड़ उम्र के पुरुषों को आगे खड़ी दो कारों के पास ले गया, इंजन स्टार्ट किए और आगे बढ़ गया। हांगकांग एक्सप्रेसवे सेवा क्षेत्र। 20 मिनट से अधिक इंतजार के बाद एक दर्जन से अधिक कारें हड़बड़ी में पहुंची। जैसे ही लोगों का एक समूह अपनी कारों से बाहर निकला, मां परिवार के मुखिया मां जियानफेंग तेजी से आगे बढ़े और झटपट उस कार के पास पहुंच गए जिसमें तांग शियू बैठी थी। क्या आप दिव्य डॉक्टर तांग हैं? अध्याय 797 चाकू को तेज करना। मां जियानफेंग ने बहुत ही विनम्र मुद्रा अपनाई। आखिरकार वह एक एहसान मांग रहा था और उसके बदमाश बेटे ने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया था, इसलिए कार की खिड़की के बाहर खड़े होकर वह कमर झुकाकर खड़ा हो गया, अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए हुए अपने दिल की निराशा को सावधानीपूर्वक छिपा रहा था। टकराना। तांग शियू कार से बाहर निकला, अपने पीछे दरवाजा बंद किया और मां जियानफेंग पर एक त्वरित नजर डालने के बाद सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं तांग शियू हूँ, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? मां जियानफेंग में जियान का अर्थ निर्माण से और फेंग का अर्थ पर्वत शिखर से है, तो ये पैट्रियार्क मां है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी, वह अहंकारी स्वभाव का उग्र युवक नहीं था। चूंकि कुलपति मां ने इतना विनम्र रवैया अपनाया था, इसलिए अत्यधिक अभिमानी न होना ही शिष्टाचार का कार्य था। मां परिवार आखिरकार बीजिंग के शीर्ष परिवारों में से एक था और मां जियानफेंग के लिए इतनी हद तक जाना आसान नहीं था। उन्होंने हाथ मिलाया और एक दूसरे का हालचाल पूछा। कुछ संक्षिप्त शिष्टाचार के शब्दों के बाद तांग शियू ने धीरे से कहा, कुलपति मां ने बहुत प्रयास किए हैं और मैं आपके इरादों को समझता हूं। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे ओल्ड मास्टर मां की बीमारी के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए मैं 100% ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता। मां जियानफेंग ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए गंभीरता से कहा, मैं समझता हूं कि दिव्य डॉक्टर तांग का क्या मतलब है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अब आप मेरे पिता के इलाज की आखिरी उम्मीद हैं। आपकी जो भी आवश्यकताएं हों, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तांग शियू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी
और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, बीमारों का इलाज करना और जान बचाना हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। इसके लिए किसी तरह की शर्त की जरूरत नहीं है। मैंने माँ परिवार के बारे में पहले भी सुना है। वे एक बहुत ही सम्मानित परिवार हैं, जिनकी बीजिंग और पूरे देश में अच्छी प्रतिष्ठा है। माँ जियानफेंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, दिव्य डॉक्टर तांग, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल मुझे शर्म आ रही है। मेरे निकम्मे बेटे ने दरअसल आपको नाराज कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह आपसे ठीक से और ईमानदारी से माफी मांगे। आपके बेटे तांग शियू ने अनभिज्ञता जताते हुए हैरानी भरे भाव से पूछा। माँ जियानफेंग अचंभित रह गया और आश्चर्य से पूछा, दिव्य डॉक्टर तांग माँ शियाओरोंग को नहीं जानते? वह मेरा चौथा पुत्र है। तांग शियू का चेहरा पल भर में ठंडा पड़ गया। माँ परिवार के सदस्यों के देखते ही देखते उसने कार का दरवाजा दोबारा खोला, अंदर बैठ गया और फिर खिड़की से मो आवू से धीमी आवाज में कहा, आवू चलो मैजिक सिटी वापस चलते हैं। माँ जियानफेंग का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य डॉक्टर तांग, यह क्या है? मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरे बेटे की है, लेकिन कृपया, एक महान व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। एक प्रधानमंत्री का पेट इतना बड़ा होता है कि वह नाव चला सकता है। कृपया मेरे निकम्मे बेटे के स्तर तक मत गिरिए। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, शुरू में मुझे लगा कि माँ परिवार अफवाहों के अनुसार ही अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके युवा सदस्य इतने निंदनीय होंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि माँ शियाओरोंग बीजिंग में एक गुंडा है जो अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके बुरे काम करता है। मैंने इसे गहराई से अनुभव किया है। कल रात उसने मिंगयुआन रिजॉर्ट में एक लड़की को धमकाया और यहाँ तक कि अपने अंगरक्षकों को मुझ पर हमला करने का आदेश भी दिया। अगर मुझे मार्शल आर्ट का कुछ हुनर नहीं आता तो शायद मैं अभी अस्पताल में होता और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा होता। माँ जियानफेंग का दिल कांप उठा। हालांकि वह जानता था कि उसका चौथा बेटा आमतौर पर अशिक्षित था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दुराचारी होगा, लड़कियों को धमकाएगा, अंगरक्षकों को लोगों पर हमला करने का आदेश देगा। अचानक माँ जियानफेंग को लगा कि उस बदमाश बेटे के लिए उसकी सजा अभी भी बहुत हल्की थी। उसे परिवार की पैतृक शिक्षाओं को याद दिलाने के लिए उसे दर्जनों बार कोड़े मारने चाहिए थे। न केवल वह, बल्कि माँ जियानफेंग के साथ आए माँ परिवार के कई प्रमुख अधिकारियों ने भी तांग शियू की बातें स्पष्ट रूप से सुनी, बिना एक भी शब्द छोड़े। एक पल के लिए सभी के चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था और माँ शियाओरोंग के प्रति उनका सम्मान एकदम निचले स्तर पर गिर गया। वास्तव में उन सभी ने कुछ निंदनीय काम किए थे, लेकिन हर काम के पीछे कोई न कोई कारण और परिणाम जरूर होता था, शायद व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या किसी लाभ के लिए। उन्होंने कभी भी अशांति फैलाने या बिना किसी कारण के तानाशाही करने जैसा कुछ नहीं किया था। माँ जियानफेंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, हे दिव्य चिकित्सक तांग, पुत्र के कुकर्म पिता के दोष होते हैं। पहले मेरा सारा ध्यान माँ परिवार के विकास पर केंद्रित था और मैं अपने बेटे को अनुशासन सिखाने में लापरवाही बरतता था। कृपया निश्चिंत रहें, अब से मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह दोबारा कोई गलत काम न करे। हालांकि मैंने इस बार उसे सजा दी, लेकिन ये काफी नहीं थी। मैं उसे उसके कुकर्मों का कड़वा फल चखाऊंगा। तांग शियू आधे मिनट तक चुप रहा, फिर धीरे से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक कश लिया। जब उसके मुंह से धुआं निकल रहा था तो उसने कहा, मैं लोगों की जान बचा सकता हूं और बीमारों का इलाज कर सकता हूं, लेकिन घर जाकर इलाज करने के लिए शुल्क लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी शर्तें स्वीकार कर लेंगे। ये स्वाभाविक है, हम इसे निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। माँ जियानफेंग बहुत निराश था। माँ परिवार के मुखिया होने के नाते वह स्वभाव से ही बहुत चतुर थे और इस समय वह ये कैसे नहीं समझ सकते थे कि तांग शियू अभी भी क्रोधित है और माँ परिवार से जबरन वसूली करने की तैयारी कर रही है। लेकिन वह दूसरे पक्ष को दोष नहीं दे सकता था। अगर उनके बदमाश बेटे ने उन्हें नाराज न किया होता तो शायद दूसरी पार्टी ने ऐसी बेतुकी मांग न की होती। आखिरकार वह एक दिव्य चिकित्सक थे। दिव्य चिकित्सक बनने के लिए क्षय को चमत्कार में बदलने वाले चमत्कारी चिकित्सा कौशल के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज चिकित्सा नैतिकता का होना है। उसके पीछे माँ परिवार के अन्य प्रमुख सदस्य सभी अपने होम सिकोड़ रहे थे और मन ही मन माँ शियाओरोंग से नफरत कर रहे थे। अगर वो कमीना न होता तो शायद उनके माँ के परिवार का इतना बुरा शोषण न हुआ होता, है ना? अगर तांग शियू की मांगें बहुत ज्यादा थीं तो उन्हें कुलपति को यह सुझाव देना होगा कि उस कमीने माँ शियाओरोंग की एक टांग तोड़ दी जाए। काफिला राजमार्ग सेवा क्षेत्र से निकला और लगभग 1 घंटे बाद माँ परिवार के विला में पहुंचा। लगभग 20 कारें विला में तेजी से दाखिल हुईं और सीधे उस प्राचीन मंडप के सामने रुक गईं, जहां ओल्ड मास्टर माँ रहते थे, जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित था। ओह, जैसे ही तांग शियू कार से बाहर निकला, उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। अपनी पारखी दृष्टि से उन्होंने माँ परिवार के विला के फेंग शुई लेआउट को आसानी से समझ लिया, विशेष रूप से उनके सामने मौजूद प्राचीन मंडप को, जो मानो अंतिम स्पर्श था और माँ परिवार की संपत्ति के संपूर्ण फेंग शुई को सक्रिय कर रहा था। धन को आकर्षित करना, क्या उनकी संतानें समृद्ध होंगी? क्या ये परिवार सदियों से समृद्ध रहा है? तांग शियू को अंततः समझ में आ गया कि माँ परिवार वर्षों से इतना समृद्ध और इतने बड़े पैमाने पर विकसित क्यों हुआ था। ऐसे फेंग शुई लेआउट वाली पारिवारिक संपत्ति के साथ भले ही माँ परिवार का मुखिया मूर्ख ही क्यों न हो, परिवार का पतन नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि माँ जियानफेंग के अकेले 4 बेटे थे। ऐसा लगता है कि आपके माँ परिवार के पूर्वज कभी किसी कुलीन व्यक्ति से मिले थे। तांग शियू ने अपना सिर घुमाकर माँ जियानफेंग की ओर देखा, जो उसकी ओर आ रहा था, और उदासीनता से कहा। माँ जियानफेंग ने संदेहपूर्वक पूछा, दिव्य डॉक्टर तांग, आपका इससे क्या तात्पर्य है? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, कुछ खास नहीं, मैंने बस आपके माँ परिवार के फेंग शुई लेआउट की विशेषताओं पर ध्यान दिया, इसलिए मैं थोड़ी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ जियानफेंग ने आश्चर्य से पूछा, आप फेंग शुई भी समझते हैं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है तो फेंग शुई में मेरी उपलब्धियां मेरे चिकित्सा कौशल से कहीं अधिक होनी चाहिए। आपके माँ परिवार का फेंग शुई लेआउट पूर्वी द्वार सुबह के सूरज की बैंगनी ऊर्जा को आकर्षित करता है, उत्तरी द्वार धन को सुरक्षित रखने के लिए बंद हो जाता है, दक्षिणी द्वार सीधे एक व्यापक और समृद्ध मार्ग की ओर ले जाता है, और पश्चिमी द्वार घूमता हुआ अनगिनत वंशजों को लाता है। और यह मंडप इस संरचना की आंख के रूप में कार्य करता है। संभवतः जमीन के नीचे एक छोटी सी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो लगातार ऊर्जा एकत्रित कर सकती है। अगर आपके पिता यहाँ कई सालों से रह रहे हैं तो शायद मुझे उनकी बीमारी का कारण पहले से ही पता हो। माँ जियानफेंग ने हौंकते हुए सदमे से भरे चेहरे के साथ तांग शियू की ओर देखा। माँ परिवार के फेंग शुई लेआउट को 100 साल से भी पहले व्यवस्थित किया गया था, जब उनके पूर्वज एक शक्तिशाली फेंग शुई मास्टर के ऋणी थे। उस फेंग शुई विशेषज्ञ ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए आधे साल से अधिक समय बिताया और बहुत मेहनत की। लगभग 1 सदी से उनके माँ परिवार की पैतृक भूमि के रहस्यों को आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। फिर भी तांग शियू ने अपने आगमन पर अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ संपूर्ण फेंग शुई व्यवस्था को समझ लिया। माँ जियानफेंग ने जल्दबाजी में कहा, दिव्य डॉक्टर तांग, आप बिल्कुल सही हैं। मेरे पिता सचमुच कई वर्षों से इस मंडप में रह रहे हैं। मूल रूप से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। 70 वर्ष की उन्नत आयु में भी वे एक युवक की तरह चुस्त दुरुस्त थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इस साल नए साल के बाद से उनका शरीर खतरनाक गति से तेजी से बुरा हो रहा है। हालत इतनी खराब है कि अब वह लगभग कोमा जैसी स्थिति में है, केवल कभी कभार ही जागता है। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे माँ परिवार की किस्मत बहुत मजबूत है। 1 सदी
से फल फूल रही है और संचित आशीर्वाद अंततः एक व्यक्ति तुम्हारे पिता पर केंद्रित हो गया, इसलिए उनका स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। वह कई वर्षों तक बीमारी और आपदा से मुक्त रहे, आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ थे। लेकिन यह अफसोस की बात है, इस समय तांग शियू ने गहरी सांस ली और मंडप में प्रवेश कर गई। किस्मत की शक्ति। जैसे ही तांग शियू ने मंडप के दरवाजे से प्रवेश किया, उसने अपने भीतर भाग्य की सघन शक्ति को महसूस किया। भाग्य की यह शक्ति अत्यंत विशेष थी। यद्यपि इसका घनत्व उसके स्थानिक वलय में संग्रहित खजाने में निहित भाग्य की विशाल शक्ति जितना अधिक नहीं था, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। अवशोषित करना। तांग शियू ने चुपचाप विशाल उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड टोंटियन कला का अभ्यास किया और अपने चेहरे के भाव बदले बिना यहाँ की भाग्य शक्ति को अवशोषित कर लिया। फिर मां जियानफेंग के मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा और दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने उसे सीधे खोल दिया और उसकी नजर बिस्तर पर लेटे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बिस्तर पर लेटा हुआ बूढ़ा व्यक्ति भाग्य की बहुरंगी शक्ति से घिरा हुआ था। दरअसल भाग्य की शक्ति इतनी सघन थी कि बूढ़े व्यक्ति का सार, ऊर्जा और आत्मा भी भाग्य की इस शक्ति द्वारा निचोड़ ली जा रही थी। यदि यही गति जारी रही तो अधिक से अधिक आधे महीने में बिस्तर पर लेटा हुआ बूढ़ा व्यक्ति अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा और आत्मा पूरी तरह से खो देगा और मर जाएगा। तांग शियू ने अपना सिर घुमाकर मां जियानफेंग और मां परिवार के कुछ सबसे शक्तिशाली सदस्यों की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, अब आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, उसकी जान बचाएं और मां परिवार की संपत्ति की नींव को नष्ट कर दें। दूसरा, उसे मरने दें और यह सुनिश्चित करें कि मां परिवार लगभग एक सदी तक समृद्ध होता रहे। मां जियानफेंग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और अन्य लोगों के चेहरे पर भी भय के भाव दिखाई देने लगे। मां जियानफेंग के दूसरे चाचा मां चेंगे, जो मां परिवार में उच्च प्रतिष्ठा वाले एक बुजुर्ग थे, अब 2 कदम आगे बढ़े और घबराए हुए भाव से तांग शियू को देखते हुए पूछा, दिव्य डॉक्टर तांग, क्या दोनों का होना संभव है? तांग शियू ने उसे गौर से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, मां परिवार के आप बड़े बुजुर्ग वाकई बहुत अच्छे हैं। कम से कम आप आपस में कलह करने का इरादा नहीं रखते। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। अध्याय 798 मां परिवार का चुनाव। मां चेंगे ने बिना किसी झिझक के पूछा, दिव्य डॉक्टर तांग, हमें क्या कीमत चुकानी होगी? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अगले 5 वर्षों तक मां परिवार में कोई नया सदस्य नहीं आएगा। मां परिवार के 3 वर्ष से कम आयु के 10 शिशुओं के माथे पर फूल का चिन्ह लगाया जाएगा, जिससे वे मां परिवार की संपत्ति साझा करेंगे और अंततः केवल एक ही जीवित रहेगा। मां परिवार को 5 वर्षों तक संपत्ति संचय को स्थिर करने के लिए सोने, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी के गुणों वाली कलाकृतियों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। मां परिवार के एक व्यक्ति को आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने हेतु अपने जीवन के 10 वर्ष समर्पित करने होंगे। फुफकार, मां जियान हुआ, मां चेंगे और मां परिवार के अन्य 4 उच्च पदस्थ सदस्य तांग शियू को देखकर चौंक गए और उनके चेहरे सदमे से भर गए। ये कीमत बहुत डरावनी है ना? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो इसके कई लाभ हैं। कम से कम जो बच्चा जीवित बचेगा वह भविष्य में मां परिवार की आशा बनेगा। जब तक कोई दुष्ट फेंगशुई गुरु आपके मां परिवार की फेंगशुई को नष्ट नहीं करता, तब तक वह मां परिवार को आगे ले जाने और उसे मजबूत बनाने में सक्षम होगा। मां जियानफेंग काफी देर तक चुप रहे और फिर कड़वाहट से बोले, हे भगवान तांग, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस बारे में परिवार के बुजुर्गों से बात करनी होगी। तांग शियू ने बिस्तर पर लेटे बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में कहा, वह ज्यादा से ज्यादा आधा महीना ही जी पाएगा। अगर आपने आधे महीने के भीतर कोई फैसला नहीं लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और सत्ता हस्तांतरण के बाद आपका मां परिवार संभवतः पतन की ओर चला जाएगा। साथ ही मुझे आज रात तक शैतान नगर लौटना है और कल मुझे शैतान नगर के बाहर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगी, इसलिए आपके पास चर्चा करने के लिए केवल एक दोपहर का समय है। एक दोपहर। मां परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की ओर देखा। मां जियानफेंग ने गंभीरता से कहा, दिव्य चिकित्सक तांग, क्या आपको अभी भी मेरे पिता का निदान करने की आवश्यकता है? तांग शियू ने सिर हिलाया, बिस्तर के पास गया, बूढ़े आदमी की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज जांच कर पाया कि बूढ़े आदमी की शारीरिक स्थिति पहले जैसी ही है। कमरे से बाहर निकलकर नीचे आने पर उसने कहा, मेरे लिए एक शांत कमरा ढूंढो, मुझे कुछ लिखना है। मां जियानफेंग ने तुरंत कहा, बाएं गलियारे के अंत में मेरे पिता का अध्ययन कक्ष है। तांग शियू ने सिर हिलाया और मां जियानफेंग के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में चले गए। उन्होंने प्राचीन अध्ययन कक्ष का अवलोकन किया और अंततः उनकी दृष्टि मेज पर रखे ब्रश, स्याही, कागज और स्याहीदान पर टिक गई। इस युग में बहुत कम विद्वानों के पास अध्ययन कक्ष के 4 खजाने होते थे, खासकर जब कमरे की दीवारें प्राचीन और आधुनिक कलाकारों की सुलेख और चित्रों से सुशोभित थीं। यहाँ आकर कन्फ्यूजियस संस्कृति का व्यापक वातावरण महसूस किया जा सकता था। दिव्य डॉक्टर तांग, आपको और क्या चाहिए? मां जियानफेंग ने पूछा। तांग शियू ने कहा, सिंदूर की स्याही, पीला कागज। यदि तुम अपने पिता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो तो तुम्हें 10 बिना तराशे हुए ज़ैड पत्थरों की भी आवश्यकता होगी। मां जियानफेंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुरंत किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजूंगा। साथ ही मुझे इस मामले पर परिवार के अन्य सदस्यों से भी चर्चा करनी है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ नहीं आऊंगा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ, बाद में किसी को खाना लाने के लिए भेज देना। मां जियानफेंग कुछ देर रुके, फिर अचानक उन्हें याद आया कि दोपहर हो चुकी है और तांग शियू ने अभी तक खाना नहीं खाया है। उनके गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और सहमति जताने के बाद वे मां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चले गए। मो आवू डेस्क के पास खड़ा होकर मां जियानफेंग को बाहर से दरवाजा बंद करते हुए देख रहा था। फिर उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी करके पूछा, बॉस, क्या आप उन्हें ठगने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि ये दुख की बात है कि मां परिवार के पास इतनी दौलत है लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करते? मैं दयालु हूं और उनकी कुछ संपत्ति खर्च करने में मदद करने या उन्हें कुछ और कीमती चीजें देने की योजना बना रहा हूं। यह एक नेक काम होगा। मो आवू का दिल कुछ बार फड़क उठा और उसने अवाक होकर तांग शियू की ओर देखा। वह 1-2 दिन से ज्यादा समय से तांग शियू के साथ था और उसने तांग शियू को कई बार कार्रवाई करते देखा था। जिस तरह से वह दूसरों को ठगता था, उसे देखकर वह भी कांप उठता था। जल्द ही स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। तांग शियू और मो आवू के पेट भरकर खाने के बाद मां परिवार के सदस्य बेहतरीन सिंदूर की स्याही और 10 ज़ैड पत्थर लेकर आए। तांग शियू ने उन्हें विदा करने के तुरंत बाद ताबीज बनाना और जादुई कलाकृतियां गढ़ना शुरू कर दिया। शाम के समय मां जियानफेंग गंभीर चेहरे के साथ तांग शियू के अध्ययन कक्ष में पहुंचे। इस बार उनके साथ केवल उनके दूसरे चाचा मां चेंगे ही थे। तांग शियू ने उनके भावों को देखा, मन ही मन उनकी पसंद को समझा, एक गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, चूंकि आपने मां परिवार के मुखिया को छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए मेरे लिए कुछ और करने को नहीं है। मैंने ताबीज और कलाकृतियां बना ली हैं, लेकिन आपको उनकी जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बाजार भाव के अनुसार पैसे दे दूंगा। मां जियानफेंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, देवता तांग, लगता है आपने परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया है। वास्तव में मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं सचमुच बेबस हूं। मां परिवार में कई सदस्य हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों तक पूरे परिवार की कोई संतान न हो और ऊपर से 10 बच्चों का इस्तेमाल। तांग शियू ने बीच में ही हाथ उठाकर उसे टोका और शांत भाव से कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। कल कोई न कोई अपने आप ही सिंदूर की स्याही और ज़ैड पत्थरों के लिए पैसे भेज
देगा। माँ जियानफेंग ने तुरंत कहा, दिव्य चिकित्सक तांग, क्या आप मेरे पिता के जीवन को अस्थायी रूप से बचा सकते हैं? 10 महीने, बस 10 महीने ही काफी होंगे। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे आपके विचार समझ नहीं आ रहे हैं। माँ जियानफेंग ने कठोर हृदय से दांत पीसते हुए कहा, 10 महीनों में माँ परिवार में कई नए बच्चे आ सकेंगे। अगर तब तक हम 10 लोगों को इकट्ठा कर पाए तो हम अपने पिता को बचाने का विकल्प चुनेंगे। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कुछ क्षणों तक माँ जियानफेंग को ध्यान से देखा, फिर शांत भाव से कहा, मेरे पास तुम्हारे पिता को 1 साल और जीवित रखने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारा माँ परिवार क्या कीमत चुका सकता है? माँ जियानफेंग ने पूछा, आपको क्या भुगतान करना होगा? तांग शियू ने बेपरवाही से झूठ बोलते हुए कहा, मुझे जीवनकाल में दुगुना समय चुकाना होगा। फुफकार। माँ जियानफेंग और माँ चेंगे ने एक दूसरे की ओर देखा, साथ ही हौंकते हुए चुपचाप हिसाब लगाने लगे कि तांग शियू को अपने जीवनकाल के बदले क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद माँ जियानफेंग ने गहरी आवाज में कहा, हे भगवान तांग, आपको जो भी चाहिए कृपया बताएं। जब तक हमारा माँ परिवार इसे कर सकता है, हम निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, अयस्क, कम से कम मुट्ठी के आकार के 10 कीमती अयस्क, साथ ही 1 अरब आरएमबी। बेशक, अगर आपके माँ परिवार के पास कुछ अनोखी और दुर्लभ वस्तुएं हैं जो मेरी नजर में आती हैं, तो 1 अरब आरएमबी की राशि माफ की जा सकती है। माँ जियानफेंग ने कुछ देर सोचा, फिर सीधे सीधे कहा, 10 कीमती अयस्क, 1 अरब आरएमबी। हमारे माँ परिवार को 1 रात का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि यह आधी रात से पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा। तांग शियू मान गया और सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित उस कमरे की ओर चल पड़ा जहां माँ परिवार का मुखिया था। माँ जियानफेंग और अन्य लोग भी उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन तांग शियू ने उन्हें रोक दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद तांग शियू ने एक औषधि निकाली, उसे आधा तोड़ा और माँ परिवार के मुखिया के मुंह में डाल दिया, फिर एक तरफ जाकर पालथी मारकर बैठ गया। आधा औषधि ही माँ परिवार के बुजुर्ग की शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा जब तक माँ परिवार के बुजुर्ग इस मंडप से बाहर निकल जाते, तब तक उन्हें 1 और वर्ष तक जीवित रहने में कोई समस्या नहीं होती। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 घंटे बाद तांग शियू ने अपने रक्त पर नियंत्रण रखते हुए जानबूझकर अपना चेहरा पीला कर लिया और माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। उसने बिस्तर पर लेटे माँ परिवार के बुजुर्ग को देखा, जिनकी सांसें अब स्थिर थीं, और फिर लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दिव्य डॉक्टर तांग, क्या आप ठीक हैं? तांग शियू की शक्ल देखकर माँ जियानफेंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से तांग शियू की बांह को सहारा देते हुए पूछा। तांग शियू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, बस अचानक अपनी जीवन शक्ति को निकालकर एल्डमा के शरीर में डालने से बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई। आपके पिता फिलहाल ठीक हैं, बस उन्हें इस मंडप से बाहर ले जाकर किसी और को यहाँ रहने दें, कोई समस्या नहीं होगी। माँ जियानफेंग ने कहा, मेरे पिता को दूसरी जगह ले जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अभी भी किसी को यहाँ रहने के लिए भेजने की क्या जरूरत है? तांग शियू ने कहा, मानव शरीर सबसे आदिम फेंग शुई संरचना है और केवल मनुष्य ही भाग्य की शक्ति को निरंतर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे माँ परिवार का भाग्य निरंतर बना रहता है। अन्यथा आपके माँ परिवार का फेंग शुई पैटर्न न केवल आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके बजाय आपके परिवार के तेजी से पतन का कारण बनेगा। समृद्धि पतन की ओर ले जाती है, ये स्वर्गीय मार्ग का चक्र है। माँ जियानफेंग को अचानक बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या यहाँ रहने आने वाले नए व्यक्ति को भी मेरे पिता जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ 1 साल तक रहना न केवल हानिकारक नहीं होगा, बल्कि वास्तव में लाभ भी देगा। लाभ क्या होंगे, यह आपको बाद में पता चलेगा। माँ जियानफेंग ने तुरंत कहा, मैं अपने पिता को तुरंत बाहर निकालने के लिए किसी को भेजूंगा। दिव्य चिकित्सक तांग, आप मेरे पिता के अध्ययन कक्ष में थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मेरा काम समाप्त होते ही मैं आ जाऊंगा। उस समय आपको 10 बहुमूल्य अयस्क और 1 अरब आरएमबी अवश्य भेंट किए जाएंगे। अच्छा। तांग शियू स्वाभाविक रूप से इस मंडप को तुरंत छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि वह दोपहर और शाम भर यहाँ भाग्य की शक्ति को आत्मसात करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा था, फिर भी अवशोषित शक्ति का अंश 10वें हिस्से से भी कम था। अगर कल उसे कोई और काम न होता तो वह सचमुच तब तक यही रहना चाहता जब तक कि सारी भाग्य शक्ति अवशोषित न हो जाए। ये जानना जरूरी है, यहाँ भाग्य की शक्ति किन सम्राट के खजाने की मुहर में निहित भाग्य की शक्ति से भिन्न थी। यहाँ भाग्य की शक्ति अत्यंत सौम्य थी और जब उसने इसे आत्मसात करने का प्रयास किया तो यह उसके शरीर में उग्र रूप से प्रवाहित नहीं हुई। हालांकि इन सम्राट के खजाने की मुहर में निहित भाग्य की अपार शक्ति जब उसने पहली बार इसे आत्मसात करने का प्रयास किया तो हिंसक रूप से उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह लगभग विस्फोटित होकर मरते मरते बचा। माँ परिवार की साख काफी अच्छी थी। आधे घंटे से भी कम इंतजार के बाद माँ जियानफेंग जल्दी से वापस आया और 5 हटे कट्टे आदमियों को आदेश दिया कि वे 5 थालियों में रखे 10 कीमती अयस्कों को तांग शियू के सामने मेज पर रख दें। उन्हें इशारा करके विदा करते ही उसने तुरंत एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, दिव्य चिकित्सक तांग, इस बैंक कार्ड में ठीक 1 अरब है। पासवर्ड इसके पीछे लिखा है। इन 10 कीमती अयस्कों की जांच कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो मैं तुरंत किसी को भेजकर उन्हें बदलवा दूंगा। तांग शियू ने लापरवाही से बैंक कार्ड अपनी जेब में रख लिया, फिर हाथ बढ़ाकर ट्रे को ढकने वाले पीले कपड़े को उठाया। पहली नजर में उसे एक काला पत्थर दिखाई दिया। ये है। तांग शियू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों से एक अविश्वसनीय चमक निकल आई। अध्याय 799 अकेले जाना जादुई पत्थर। एक जादुई पत्थर जिसे सील करके रखा गया था। तांग शियू मुट्ठी के आकार के काले पत्थर को ध्यान से घूर रहा था। उसकी हृदय गति अचानक तेज हो गई। उसने कभी सोचा था कि जादुई पत्थरों से बना ये छोटा ताबूत इस दुनिया का नहीं है, इसलिए जब भी वह जादुई पत्थरों से जादुई शक्ति ग्रहण करता था तो उसके मन में हमेशा यह विचार रहता था कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद शक्ति कम हो जाएगी। अब अंततः उसे एहसास हुआ कि जादुई पत्थर सचमुच पृथ्वी पर मौजूद है, अन्यथा यहाँ कोई पत्थर प्रकट नहीं होता। उसे जादुई पत्थरों की आवश्यकता थी। यदि जादुई पत्थरों की निरंतर आपूर्ति होती तो उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से तारा अधिपति शरीर के महान पूर्णता स्तर तक पहुंच सकती थी, जो विशाल उत्पत्ति शून्य ब्रह्मांड स्वर पहुंच कला का पहला चरण है। तांग शियू ने माँ जियानफेंग की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, कुलपति माँ, आपके परिवार को यह अयस्क कहाँ से मिला? माँ जियानफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं ठीक से नहीं कह सकता कि यह कहाँ से आया है। हमारे माँ परिवार में काफी लोग हैं और परिवार के कई सदस्य बाहर से कीमती सामान लाते हैं और फिर उन्हें पैसे या परिवार में पद के बदले में दे देते हैं। फिर भी मुझे इसका कुछ आभास है। ये बहुत कठोर है। अगर कोई दिव्य हथियार भी इस पर प्रहार करे तो भी इस पर कोई निशान नहीं छूटेगा। तांग शियू ने गहरी सांस ली और कहा, कृपया कुलपति माँ से अनुरोध करें कि वे पता लगाएं कि यह अयस्क वास्तव में कहाँ से आया है। यदि आप मुझे संतोषजनक उत्तर दे सकते हैं तो मैं भविष्य में माँ परिवार को बूढ़े गुरु माँ की समस्या और अन्य पारिवारिक मामलों को निःशुल्क हल करने में मदद कर सकता हूँ। माँ जियानफेंग के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुरंत जांच करूंगा। तथापि महज आधे घंटे बाद माँ जियानफेंग निराश होकर लौटा और तांग शियू की उम्मीद भरी आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए बोला, हमें पता तो चल गया है, लेकिन इस अयस्क का मूल स्रोत नहीं। दरअसल यह अयस्क हमारे माँ परिवार के किसी सदस्य द्वारा लगभग 60-70 साल पहले लाया गया था और 30 साल से भी अधिक समय पहले उनका निधन हो गया और उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं
छोड़ी। तांग शियू ने निराशा भरे भाव से सिर हिलाया और 10 कीमती अयस्कों को रखने के बाद कहा, चूंकि माँ परिवार के मामले फिलहाल सुलझ गए हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। 1 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से माँ परिवार के पास वापस आऊंगा और परिवार के फेंग शुई संबंधी सभी मुद्दों को पूरी तरह से हल करूंगा। मैं आपको विदा कर दूंगा। माँ जियानफेंग ने आदरपूर्वक तांग शियू को माँ परिवार के विला से बाहर तक पहुंचाया। गाड़ी को तेजी से जाते हुए देखकर उन्होंने चुपचाप अपने बगल में खड़े बलवान माँ चेंगे की ओर देखा और सोच विचार करते हुए कहा, दूसरे चाचा, ये तांग शियू वाकई साधारण नहीं है। सौभाग्य से हमने उसे पूरी तरह से नाराज नहीं किया, वरना हमारा माँ परिवार शायद मुसीबत में पड़ जाता। माँ चेंगे ने सिर हिलाया और आह भरी, आप सही कह रहे हैं। अगर वह महज एक दिव्य चिकित्सक होते तो हमारे माँ परिवार को उन्हें इतना महत्व देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वह एक फेंग शुई विशेषज्ञ भी हैं, जो वाकई असाधारण है। चाहे प्राचीन काल हो या आज, कौन एक शक्तिशाली फेंग शुई विशेषज्ञ को नाराज करने की हिम्मत करेगा? अगर ऐसा व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो वह विरोधी की पुश्तैनी कब्र पर एक घातक फेंग शुई तंत्र स्थापित कर सकता है, जो निश्चित रूप से अदृश्य रूप से लोगों को मार सकता है। जियानफेंग, आपका चौथा बेटा हद से ज्यादा उद्दंड है। मेरी राय में उसे दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ जियानफेंग अपने चौथे बेटे माँ शियाओरोंग से लंबे समय से बेहद निराश थे। ये सुनकर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उस बदमाश ने लगभग हमारे माँ परिवार को बर्बाद कर दिया। इस मामले में उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरे चाचा, कृपया उस बदमाश को 3 साल के लिए पैतृक मंदिर में पश्चाताप करने का आदेश दें। इसके अलावा ये खबर फैलाई जानी चाहिए कि तांग शियू हमारे माँ परिवार के सम्मानित अतिथि हैं और भविष्य में जो कोई भी तांग शियू का विरोध करने की हिम्मत करेगा, वह हमारे माँ परिवार का विरोध करेगा। माँ चेंगे एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, क्या यह फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं लिया गया है? हमने अभी तक तांग शियू की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच नहीं की है। माँ जियानफेंग के गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी और उन्होंने कहा, 10 मिनट पहले ही मुझे एक सूचना मिली है। अंदाजा लगाइए कि तांग शियू का बैकग्राउंड कैसा है। यह क्या है? माँ चेंगे के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उत्सुकता से पूछा। माँ जियानफेंग ने हंसते हुए कहा, वह शाही राजधानी में तांग परिवार का एक बिछड़ा हुआ वंशज है और वह तांग गुरु का प्रिय है। आपको पता होना चाहिए कि तांग शियू के साथ विशेषज्ञों का एक समूह है। मैंने एक बार अपने चौथे बेटे के अंगरक्षकों से पूछताछ की थी, जिन्हें पीटा गया था, और हम अंततः पुष्टि कर सकते हैं कि तांग शियू का कम से कम एक अधीनस्थ मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर स्तर का है। एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर किसी और के अधीन काम कर रहा है। माँ चेंगे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाकर बोला, यह सही ही होगा। केवल तांग परिवार के पास ही इतनी शक्ति हो सकती है कि वह तांग शियू की सुरक्षा के लिए अपने अधीन एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर को नियुक्त कर सके। उस रात माँ परिवार के चौथे बेटे माँ शियाओरोंग को परिवार द्वारा पीटे जाने और फिर कड़ी सजा दिए जाने की खबर तियानजिंग शहर और यहाँ तक कि आसपास के कई शहरों में भी आग की तरह फैल गई। कुछ प्रभावशाली लोगों को तांग शियू के साथ माँ परिवार के अच्छे संबंधों की खबर भी मिली। तांग शियू, उन सभी ने ये नाम पहले भी सुना था। वे उन्हें शूनकिंग प्रांत के स्टार सिटी चाइनीज मेडिसिन अस्पताल के युवा दिव्य चिकित्सक के रूप में जानते थे, जो कई बार विभिन्न मीडिया चैनलों पर दिखाई दिए थे और उनके बारे में कई खबरें छपी थीं। मिंगयुआन रिजॉर्ट, रेन क्यूई नर्म सोफे पर सुस्ती से बैठा चुपचाप टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। हालांकि वह व्यवस्था का हिस्सा नहीं था और उसे समाचारों में कुछ राजनीतिक सामग्री को समझने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह देखता रहा। समाचार देखने की यह आदत उसके पिता ने बचपन से ही उसमें डाली थी। बैंक बैंक, दरवाजे पर दस्तक हुई और पतले घूंघट में लिपटी एक खूबसूरत युवती अंदर आई। वह बड़ी ही शालीनता से रेन क्यूई के सामने आकर मुस्कुराई और बोली, क्या सोच रहे हो? खबर देखते हुए भी तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है। रेन क्यूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि माँ लाओसी का सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ और परिवार के बुजुर्गों ने उसे कड़ी सजा दी है। शायद हम उसे अगले 3 साल तक नहीं देख पाएंगे। युवती ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? क्या माँ परिवार के मुखिया माँ जियानफेंग अपने चौथे बेटे को बहुत पसंद नहीं करते? रेन क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका तांग शियू से जरूर कुछ संबंध है, क्योंकि माँ परिवार ने माँ लाओसी को मिली कड़ी सजा की खबर जारी करने के तुरंत बाद एक और खबर फैलाई कि तांग शियू और माँ परिवार के बीच गहरा संबंध है और जो भी तांग शियू का विरोध करेगा वह उनके माँ परिवार का विरोध करने जैसा होगा। युवती ने हैरानी से कहा, लोमड़ियों का अड्डा कहे जाने वाले माँ परिवार ने ऐसी खबर जारी की। ऐसा लगता है कि उनके माँ परिवार और तांग शियू के बीच संबंध पहले से ही बेहद घनिष्ठ हैं। रेन क्यूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत करीबी मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। युवती ने पूछा, क्या गलती हुई? रेन क्यूई ने कहा, तांग शियू आज हमारे मिंगयुआन रिजॉर्ट में आए थे, लेकिन उस समय मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू होंगे। एक बात जो शायद आपको पता न हो, शिंग तांग समूह के पर्दे के पीछे के बॉस युवा दिव्य चिकित्सक तांग शियू हैं। इसके अलावा मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार तांग शियू शाही राजधानी में तांग परिवार के सदस्य हैं और पुराने गुरु तांग के प्रिय पोते हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अगर तांग शियू की पहचान बहुत प्रभावशाली भी है और आपने उसे नहीं पहचाना तो इसमें बड़ी बात क्या है? रेन ची ने सिर हिलाया और आह भरी, तुम समझते नहीं हो, वह लॉन्ग जेनलिन का भाई है और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर मैं लॉन्ग जेनलिन के प्रभाव का इस्तेमाल करके तांग शियू से दोस्ती कर सकूं तो भविष्य में ये मेरे और हमारे रेन परिवार दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मत भूलो कि तांग परिवार पूरे हुआशिया साम्राज्य के शीर्ष महापरिवारों में से एक है। ये वह युवती बुद्धिमान भी थी और तुरंत समझ गई। भले ही वह संबंधों और लाभों को हल्के में लेती थी, फिर भी उसे एहसास हो गया था कि रेन क्यूई ने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। जादू का शहर। तांग शियू तियानजिंग शहर से लौटने के बाद तुरंत अपना सामान पैक करके रात भर चलने वाली ट्रेन से जिंगमिन द्वीप के लिए रवाना हो गया। उसने स्लीपर बर्थ बुक की थी, इसलिए उसे केवल रात भर सोना था और सुबह जहाज से यात्रा करके वह दोपहर तक जिंगमिन द्वीप पहुंच सकता था। इस बार तांग शियू मो आवू और अन्य लोगों को अपने साथ नहीं ले गया, क्योंकि उसे 3 सितारा खंडहरों में अन्वेषण के लिए केवल एक ही स्थान मिला था। इसलिए मो आवू के लिए कोई व्यवस्था करना संभव नहीं था और उसे केवल मैजिक सिटी में इंतजार करने के लिए कहा जा सकता था। जाने से पहले उसने अपने करीबी लोगों को अपने ठिकाने के बारे में सूचित किया, लेकिन केवल इतना कहा कि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहा है और उन्हें अपने गंतव्य के बारे में नहीं बताया। जिंगमिन द्वीप दक्षिण पूर्व में एक दूरस्थ छोटे बंदरगाह में दर्जनों दर्जन मछली पकड़ने वाली नावें किनारे पर खड़ी थीं और मछली की गंध से लथपथ कई मछुआरे आते जाते रहते थे। वांग शियाओडोंग के पास अपनी खुद की मछली पकड़ने वाली नाव की। पिछले वर्षों में इस मौसम में वह लगन से समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और फिर मछली विक्रेताओं से उसका व्यापार करता था, लेकिन आज तेज धूप के बावजूद उसमें समुद्र में जाने का कोई आभास नहीं था। वह अपनी मछली पकड़ने वाली नाव के डेक पर आलस से लेटा हुआ था, हाथ सिर के पीछे रखे, पैर लापरवाही से क्रॉस किए हुए, अपने आसपास के परिचित लोगों की व्यस्त आकृतियों को देख रहा था। कभी कभार कुछ मछुआरे उससे मजाक करते और वह औपचारिकतापूर्वक जवाब देता। वांग जियाओडोंग किनारे पर 2 पुरुष और 2 महिलाएं यानी 4 लोगों का एक समूह रुका। उनमें से हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा, क्या आप वांग शियाओडोंग हैं? वांग शियाओडोंग ने आंखें सिकोड़कर चारों ओर देखा। जब उसने देखा कि कौन आया है तो वह तुरंत उछल पड़ा। सीटी बजाते हुए उसकी निगाहें उन 2 पतली खूबसूरत महिलाओं पर लालच भरी नजरों से टिक गईं। फिर
उसने नजरें हटाकर जोर से कहा, जी हाँ, मैं वांग शियाओडोंग हूँ। तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? मैं जुलोंग हूँ। हटे कट्टे जुलोंग ने जहाज के अगले डेक पर छलांग लगाई, लापरवाही से अपनी जेब से 100 युआन के नोटों का एक बंडल निकाला और वांग शियाओडोंग की ओर फेंकते हुए कहा, मैंने जमा राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेज दी है। मुझे विश्वास है कि आपको मिल गई होगी और आप हमारा उद्देश्य जानते हैं। जैसे ही हमारे सभी लोग आ जाएंगे, हमें रवाना होना होगा। वांग शियाओडोंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ में 100 युआन के नोटों का गट्ठा देखा और सोचा कि ये कम से कम 10,000 युआन होंगे। अमीर बनने की उम्मीद में वांग शियाओडोंग ने खुशी खुशी पैसे जेब में रख लिए और पूछा, जू भाई झुलोंग, है ना? पैसा सब कुछ आसान बना देता है। मुझे आप सबकी सेवा करने में खुशी होगी। मैंने जरूरत की हर चीज तैयार कर ली है। खाना पीना इतना है कि समुद्र में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक हमारा काम चल जाएगा। और हाँ, आपके साथ कितने लोग और हैं? मेरी मछली पकड़ने वाली नाव में ज्यादा लोग नहीं आ सकते। आप चारों के अलावा इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 और लोग ही आ सकते हैं। झुलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। एक और व्यक्ति। वांग शियाओडोंग को तुरंत राहत मिली और उसने पूछा, भाई झुलोंग, आप इस मौसम में समुद्र में जा रहे हैं? आप समुद्र की विशालता का अनुभव नहीं करने जा रहे हैं, है ना? आपके चार स्वभाव और आपके पहनावे से पता चलता है कि आप धनी व्यक्ति हैं। फिर आपने एक आलीशान नौक के बजाय मेरी मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेने के बारे में क्यों सोचा? अध्याय 800 मानव आशीर्वाद। कैंडल ड्रैगन ने वांग शियाओडोंग को ठंडी निगाहों से देखा और उदासीनता से कहा, क्या परिचयकर्ता ने आपको चेतावनी नहीं दी थी कि इस बार आपका काम केवल हमें मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंचाना है? रास्ते में आपको जो कुछ भी मिले या दिखाई दे, आपको उसे देखना, सुनना या पूछना नहीं है। वांग शियाओडोंग ने मन ही मन उपहास किया, कुछ हद तक उपेक्षा भाव से। वह अंधा या बहरा तो नहीं था, भला कैसे देख या सुन नहीं सकता था? वास्तव में उसने मन ही मन बुदबुदाया, कितने रहस्यमय हैं, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। लाल बालों वाले युवक अग्नि दानव ने हाथ में एक पिंजरा पकड़े हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, बॉस कैंडल ड्रैगन, इस बच्चे पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम लोगों से पैसा इसलिए लेते हैं ताकि उनकी मुसीबतों में उनकी मदद कर सकें। चूंकि उसने हमारा पैसा लिया है, इसलिए उसे हमारे लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर उसने हमें नाराज किया तो हम उसे शार्क के खाने के लिए समुद्र में फेंक देंगे। वांग शियाओडोंग का दिल कांप उठा और वह तुरंत बहुत सतर्क हो गया। वह जानता था कि लाल बालों वाले लड़के की बात में सच्चाई थी। अगर वे सचमुच विशाल समुद्र में उसके खिलाफ कोई कदम उठाते तो शायद उसकी अन्यायपूर्ण मौत हो जाती। बकवास मत करो, मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींच ली हैं और अपने परिवार को भेज दी हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम ही संदिग्ध होगे। फायर डेमन ने वांग शियाओडोंग की चिंता सुनी, 2 बार हंसा, कैंडल ड्रैगन की ओर देखा और पूछा, बॉस कैंडल ड्रैगन, क्या तांग नाम का वो लड़का आ रहा है या नहीं? हमारे तय समय के अनुसार अभी 20 मिनट से ज्यादा का समय है। अगर वो समय पर नहीं आ सका तो मुझे लगता है कि हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। कैंडल ड्रैगन ने 2 बार गुड़गुड़ाहट की। फायर डेमन के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। वह उस अभिमानी लापरवाह व्यक्ति का इंतजार भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह उसके वरिष्ठ अधिकारी दुआन मुल लिन का आदेश था, इसलिए वह तांग शियू को आसानी से छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तेज तर्रार खूबसूरत इलेक्ट्रिक मेडन, जिसके लंबे बैंगनी बाल लहरा रहे थे, बैंगनी रंग से रंगे नुकीले नाखून थे और उसके सारे कपड़े भी बैंगनी रंग के थे, किसी बैंगनी बिजली की तरह आकर्षक लग रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बॉस कैंडल ड्रैगन को परेशान कर सकते हैं। मुझे उस आदमी में थोड़ी दिलचस्पी हो गई है। अगर वह सुंदर है तो शायद मैं उसे अपने हरम में शामिल कर लूंगी। फायर डेमन ने अंगूठा ऊपर करके प्रशंसा की ओर कहा, इलेक्ट्रिक मेडन, मैं आध्यात्मिक रूप से आपका समर्थन करता हूँ। मुझे आशा है कि यह बच्चा आपकी नजर में आएगा और मुझे आशा है कि उसे प्यार का सारा आशीर्वाद मिलेगा। इलेक्ट्रिक मेडन ने अपनी पतली कमर हिलाई, फायर डेमन को आंख मारी और खिलखिलाकर हंसी, चूंकि यह प्रेम का आशीर्वाद है तो तुम इसका आनंद क्यों नहीं लेते? फायर डेमन। अग्नि दानव अचानक कांप उठा, आधा कदम पीछे हट गया और बार बार हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी किस्मत नहीं है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। कायक। इलेक्ट्रिक मेडन ने आंखें घुमाई और गुस्से से बड़बड़ाई। अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने दूर इत्मीनान से चल रहे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम इतने डरपोक हो अग्नि दानव, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरा नया निशाना यही है। कितना सुंदर युवक है, उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। बॉस कैंडल ड्रैगन, मुझे 20 मिनट दो और हम रवाना होने से पहले मैं उस सुंदर युवक को अपने पैरों पर गिरा दूंगी। मत जाओ, कैंडल ड्रैगन ने धीमी उदास आवाज में कहा। इलेक्ट्रिक मेडन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से आह भरी। वह कैंडल ड्रैगन के व्यक्तित्व को समझती थी। वह हर मिशन से पहले बहुत सतर्क रहता था और अपनी टीम के सदस्यों को सख्ती से अनुशासित करता था। अफसोस की बात है, उसने मन ही मन आह भरी, लेकिन उस सुंदर चेहरे को याद रखने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि भविष्य में उससे फिर मुलाकात होगी और फिर वह अपने अनूठे नारी आकर्षण से उसका दिल जीत लेगी। तथापि उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी नजरों में बसा वह सुंदर व्यक्ति सीधे उनकी ओर चलने लगा और किनारे पर रुक भी गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने बॉस कैंडल ड्रैगन को इतना गुस्सा दिलाया था, वही जिसे लापरवाह बेवकूफ कहा जाता था? तांग शियू ने कैंडल ड्रैगन पर एक नजर डाली, फिर नाव के अगले हिस्से पर बैठे कुछ लोगों पर अपनी नजर घुमाई और फिर कहा, कैंडल ड्रैगन, मैं देर से तो नहीं आया हूँ? हम्फ। कैंडल ड्रैगन ने ठंडी सांस ली और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। फायर डेमन ने कुछ क्षणों तक तांग शियू को गौर से देखा, फिर उत्साह से मुस्कुराते हुए तांग शियू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और हंसते हुए कहा, आप ही तो भाई तांग शियू हैं, है ना? मृत्यु की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं फायर डेमन हूँ। ये बैंगनी रंग की पोशाक वाली इलेक्ट्रिक मेडन है और हल्के नीले रंग की पोशाक वाली वाटर बेबी है। वैसे मैं इलेक्ट्रिक मेडन से आपका फिर से परिचय कराना चाहता हूँ। वह हमारे सभी पुरुषों के दिलों की देवी है और उन्हें आप जैसे सुंदर और जोशीले युवक विशेष रूप से पसंद हैं। चुप रहो, इलेक्ट्रिक मेडन ने अग्नि दानव पर हाथ उठाते हुए गुस्से से चिल्लाया। अग्नि दानव को डर से पीछे हटते देख उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, सही कहा ना? उस डरपोक अग्नि दानव की बकवास पर ध्यान मत दो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ आ रही हो। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो हम कमजोर महिलाओं की रक्षा के लिए तुम पर निर्भर रहेंगे। कोई बात नहीं, तांग शियू ने शांत भाव से उत्तर दिया और मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हो गया। इलेक्ट्रिक मेडन तांग शियू के पास सरकती हुई आई और हालांकि उसके हर हावभाव और मुस्कान में उसका आकर्षण झलक रहा था, तांग शियू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। बेशक अगर कोई और होता तो वह शायद उससे पूरी तरह मोहित हो जाता, लेकिन तांग शियू कौन था? एक सर्वोच्च शक्ति का धनी जो कभी अमर लोक के शिखर पर था। इलेक्ट्रिक मेडन की तो बात ही छोड़िए, 9 स्वर्ग आकर्षण जाति की मोहक राक्षसी भी उसे मोहित नहीं कर सकती थी। चलो ठीक है, जाओ। कैंडल ड्रैगन ने तीखी टिप्पणी की और केबिन की ओर चल पड़ा। यह मछली पकड़ने वाली नाव बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक आम नाव थी। आमतौर पर लगभग 1 दर्जन लोग समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे और लगभग हर बार पूरा माल भरकर लौटते थे। लेकिन अब इस मछली पकड़ने वाली नाव पर ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 4 लोग थे, जिनमें नाव का मालिक वांग शियाओडोंग भी शामिल था। पाल खोलकर वे रवाना हो गए। मछली पकड़ने वाली नाव की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन लहरों वाले समुद्र पर वह धीरे धीरे बंदरगाह से ओझल हो गई।
पूरे दिन की यात्रा के बाद अगले दिन वह मलक्का जलमरुमध्य में प्रवेश कर गई। हालांकि पूरा जलमरुमध्य 1080 किलोमीटर लंबा है, जिसका दक्षिण पूर्वी भाग प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ता है। सैमसंग के खंडहर ठीक इसके संगम पर स्थित हैं। स्थान स्पष्ट होने के कारण मछली पकड़ने वाली नाव को एक छोटे से द्वीप के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये तो अजीब है। मैं अपने बड़ों की मछली पकड़ने वाली नावों के साथ यहाँ कई बार आया हूँ और इस छोटे से द्वीप पर उतरा भी हूँ, लेकिन आमतौर पर यह सुनसान रहता है। कभी कभी तो एक भी इंसान नहीं दिखता। आज यहाँ इतनी सारी नावें क्यों खड़ी हैं? वांग शियाओडोंग आगे के डेक पर खड़ा था और सामने खड़ी लगभग 1 दर्जन अलग अलग तरह की नावों को हैरानी से देख रहा था। इनमें से कुछ नौकाएं थीं, कुछ यात्री जहाज थे और कुछ मालवाहक जहाज भी थे, लेकिन एक भी मछली पकड़ने वाली नाव नहीं थी। कैंडल ड्रैगन अपना सैन्य यात्रा बैग लिए हुए वांग शियाओडोंग के पास आया और बोला, हमारा यहीं इंतजार करो। अगर हम 5 दिनों के भीतर द्वीप से वापस नहीं लौटे तो तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुरंत रवाना हो जाओ और वापस आ जाओ। याद रखना, दूसरी नावों पर सवार लोगों से झगड़ा मत करना और उनसे आसानी से संपर्क मत करना। वांग शियाओडोंग ने उलझन में पूछा। क्यों? कैंडल ड्रैगन ने ताना मारते हुए कहा, अगर हम जिंदा वापस नहीं आ सके तो हो सकता है कि उन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना हो। वांग शियाओडोंग का दिल कांप उठा। उसने पास के एक यात्री जहाज पर बंदूकें ताने 2 काले आदमियों को देखा जो ठंडी निगाहों से उनकी ओर देख रहे थे। बंदूकें? ये लोग आखिर हैं कौन? खुलेआम बंदूकें लेकर घूमने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये भूमिगत संगठनों का जमावड़ा है? पल भर में उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अभी तक न मिले पैसों की मांग नहीं करेगा। कैंडल ड्रैगन और बाकी लोग जैसे ही चले जाएंगे वह तुरंत वापस लौट आएगा। आखिर पैसा जरूरी तो था, पर जीवन के आगे उसका कोई महत्व नहीं था। तांग शियू सबसे आखिर में जहाज से उतरा। उसने वांग शियाओडोंग की ओर देखा, जिसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और जो चुपके से हथियारबंद काले आदमियों को देख रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम हमारे जाने के बाद डर के मारे छिपकर भागने की कोशिश करोगे तो शायद और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। आखिर अगर हम यहाँ मर जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक बार हम वापस आ गए तो चाहे तुम कहीं भी भागो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वांग शियाओडोंग का दिल मानो बर्फीले तहखाने में गिर गया। तांग शियू की ठंडी आंखों को देखकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान तांग, मुझे पता है कि क्या करना है। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाया, फिर अचानक उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, वह कैंडल ड्रैगन बहुत घमंडी है और तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। दरअसल हम देश के विशेष सदस्य हैं और एक गुप्त मिशन पर हैं। अगर हम इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो हमारे देश को बहुत लाभ होगा। इसलिए भले ही यह तुम्हारे लिए न हो, तुम्हें हमारे देश के बारे में भी सोचना चाहिए। देश के लोग? वांग शियाओडोंग ने तांग शियू को हैरानी से देखा। उसके दिल में हलचल मच गई। उसी क्षण उसे तांग शियू, कैंडल ड्रैगन और अन्य लोगों की पहचान का एहसास हुआ। भले ही वे राष्ट्रीय सेना के विशेष बल के सैनिक न हो, लेकिन वे गुप्त एजेंट जरूर थे। मैं सचमुच ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। वांग शियाओडोंग को अचानक गर्व का अनुभव हुआ। अपनी उत्तेजित भावनाओं के बीच उन्होंने किनारे पर कूदे तांग शियू की ओर देखा और जोर से कहा, श्रीमान तांग, मैं आपका इंतजार करूंगा और मुझे बाकी पैसे नहीं चाहिए। इसे देश के लिए मेरा योगदान समझिए। शाबाश, सच्चे आदमी। तांग शियू ने पीछे मुड़कर वांग शियाओडोंग को अंगूठा दिखाया और फिर कैंडल ड्रैगन और अन्य लोगों के साथ चल दी। वास्तव में कैंडल ड्रैगन और बाकी 4 लोगों ने तांग शियू और वांग शियाओडोंग की बातचीत साफ साफ सुन ली थी। वे सभी एक्सपर्ट थे और उनकी सुनने की क्षमता आम लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। हालांकि तांग शियू द्वारा उनके देहाती होने का खुलासा करने पर उन्हें थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था कि तांग शियू की वांग शियाओडोंग से बातचीत का मकसद वांग शियाओडोंग को उन्हें वहां छोड़कर जाने से रोकना था। यह आदमी बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करता है। तांग शियू के प्रति अपनी नापसंदगी के बावजूद कैंडल ड्रैगन मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वे 5 लोग साधारण सामान लिए हुए द्वीप के भीतरी भाग की ओर एक बंजर रास्ते पर चल पड़े। इस द्वीप पर बहुत कम पेड़ पौधे थे। चारों ओर देखने पर भी कोई बड़ा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। चट्टानों की दरारों और नम स्थानों में ही हरी वनस्पति की एक पतली परत उगी हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद तांग शियू ने दूर से तंबुओं का एक समूह देखा, जिसमें विभिन्न देशों के अलग अलग रंगों, शैलियों और सैन्य रंगों की वर्दी पहने सैनिक इलाके को कसकर घेरे हुए थे। तांग शियू ने चीनी सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली सैन्य वर्दी देखी।